तो थोड़ी देर में शुरू करते हैं, बस 1-2 मिनट लोग जुड़ जाएं। और तो बेसिकली कल हम जो है डिस्कस कर रहे थे आपके लेजिस्लेचर के बारे में, आज डिस्कस करेंगे आपका यूनियन जुडिशरी के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, शुरू किया जाए या वेट किया जाए 1-2 मिनट? चलिए शुरू करते हैं फिर, है? ठीक है। तो देखिए, जब भी जुडिशरी के बारे में बात आएगी तो वो पार्ट 5 में आएगा आपका। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में दे रखा है। आवाज आ रही है मेरी सबको? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर, है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका, इसको देख लीजिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो चीज बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा उसका लिए। ठीक है, चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम देख लेते हैं आज। सुप्रीम कोर्ट जो है आपका आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 के बारे में आप जब भी देखोगे इन आर्टिकल के बीच में सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग जो है प्रोविजंस दे रखे हैं। पहला प्रोविजंस आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 क्या कहता है? आर्टिकल 124 कहता है कि कब स्टेब्लिश होगा और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कितने जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और स्टेब्लिश कैसे होगा। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 ये कहता है कि भाई जो है एक सुप्रीम कोर्ट होगा इंडिया का, ठीक है, और वो क्या कंसिस्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसिस्ट करेगा, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और एज मैनी अदर जजेस, ठीक है, और कुछ अदर जजेस होंगे जो क्या होंगे? पार्लियामेंट लॉ के द्वारा प्रेस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो क्या है? देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एज मेनी अदर जजेस एज द पार्लियामेंट में प्रेस्क्राइब। ठीक है, पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब कर सकता है कितने भी जजेस हो सकते हैं। ठीक है, जब हम कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तो एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर मैक्सिमम ऑफ 7 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस। ठीक है, तो 7 जजेस थे कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर, यानी कि 26 जनवरी 1950 के वक्त जो है हमारे पास जो है 7 जजेस थे और एक चीफ जस्टिस था। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई था। तो पहला टोटल स्ट्रेंथ क्या थी? 7+1। इसको हमेशा ध्यान रखना, 7+1 लगा के साथ में यूज करेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है उसको अलग काउंट करते हैं। जब टोटल स्ट्रेंथ आ जाए तो चीफ जस्टिस को भी इंक्लूड काउंट, मतलब उसको भी इंक्लूड करते हैं उसमें। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ में। चलिए, लेकिन जब आप देखेंगे आप एट प्रेजेंट अभी के वक्त में कितने जजेस हैं, तो वो उनकी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस आज के वक्त में 34 है, इंक्लूडिंग सीजीआई। ठीक है, सीजीआई की को भी लगा लोगे तो आप क्या है? 34 है, 33+1 यानी कि 33 जजेस हैं और 1 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सो इसीलिए कितना हो जाता है आपका? 34। तो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितना है? 34। ठीक है, तो ये जैसे हमने शुरू में बताया 124 क्लॉज 1 में कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और वो कंसिस्ट करेगा किसको? चीफ जस्टिस को, एंड एज मेनी जजेस एज द प्रेस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट, जो प्रेस्क्राइब किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो लॉ बनाया जाएगा, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा मोटे मोटे तौर पर यह बात कही गई है। तो लॉ जो है वो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया था वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट बनाया था, उसको वो अमेंड होता रह रहा है शुरू से ही, क्योंकि शुरू में हमने देखा 7 जजेस थे प्लस चीफ जस्टिस भी था, उसमें 8 जजेस थे मतलब। फिर वो जो है बार बार जो है हम देख रहे हैं उसको, वो चेंज हो रहा है, मतलब वो अमेंड हो रहा है। ठीक है, तो अब प्रेजेंट पोजीशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है एक्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट जो है 2019, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट 2019 के हिसाब से 31 से पहले 31 थे, अब वो 34 हो गए। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में जो है 34 है, यानी कि 33+1, 33 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 जो है स्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये तो स्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में। तो जो है प्रेसिडेंट जो है वो जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, कहां पर लिखा हुआ है ये वाली बात? आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में ये बात दर्ज है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसका अपॉइंटमेंट करता है? वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, कहां पर है? 124 क्लॉज 2 में। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसका? सुप्रीम कोर्ट जजेस का। ठीक है,
तो क्या है, चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के साथ विद कंसल्टेशन। ध्यान रखना ये जो वर्ड कंसल्टेशन है ना, यहाँ पर ही इसका ही इंटरप्रिटेशन आप आगे के केस लॉ में देखोगे। ये जो वर्ड है कंसल्टेशन, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। चीफ जस्टिस जो अपॉइंट किया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा विद द कंसल्टेशन ऑफ सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हो सकते हैं, कुछ हाई कोर्ट के जजेस भी हो सकते हैं, जैसा उसको एज ही मे डीम नेसेसरी, जैसे उसको जरूरी लगे ऐसा वो जो है क्या कर सकता है, कंसल्टेशन ले सकता है, ठीक है। लेकिन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, देखिए हमने पहले बात की चीफ जस्टिस के बारे में, जब बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि चीफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा कंसल्टेशन के साथ, किसकी, अदर जजेस की, जो सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं, हाई कोर्ट के हो सकते हैं। बट इन द केसेस ऑफ अदर जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, जो अदर जजेस अपॉइंट होंगे उनके केस में क्या है, उनके केस में ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा कंसल्ट करेगा किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हाइल अपॉइंटिंग द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। But when it comes to the Chief Justice of India, the President, with the consultation of other judges of the Supreme Court or High Court, as he may deem necessary, वो उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो दो चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पर। एक चीज तो ये है, चीफ जस्टिस पहले, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा तो प्रेसिडेंट कंसल्टेशन लेगा सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस का। बाद में इसको देखेंगे, इस पर पूरी डिबेट हुई है, फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केसेस, सेकंड जजेस ट्रांसफर केस, थर्ड जजेस ट्रांसफर केस, ये बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी उसको रहने देते हैं, जब हम उसको इंटरप्रेट करेंगे जब समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी दो चीज देख लिए। पहला हमने 124 क्लॉज 1 में देखा, आपका एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हुई। वहां पर पहले ओरिजिनली 7+1 जजेस थे, यानी कि 8 जजेस थे इंक्लूडिंग सीजीआई, अब 34 है एट प्रेजेंट इंक्लूडिंग सीजीआई। दूसरी बात की हमने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में, जो कि 124 क्लॉज 2 में है। वहां पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है, जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। जब चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करने की बात आएगी तो प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस को, जो उसे जरूरी लगता है। दूसरी चीज ये आई कि अदर जजेस को अगर अपॉइंट किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है, सॉरी प्रेसिडेंट जो है बाउंड है, यहां पर प्रेसिडेंट जो बाउंड है वो ये बाउंड है कि वो कंसल्ट जरूर करेगा, किससे, सीजीआई से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट शेल ऑलवेज कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बाउंड है सुप्रीम कोर्ट, जब अदर जजेस का अपॉइंटमेंट होगा तो सीजीआई की ओपिनियन या कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, तो हमने शुरू में ही बताया था कि भाई 124 जो क्लॉज 2 है, जो कंसल्टेशन के बारे में बात आ रही है, क्या है कंसल्टेशन, इसको जो है इंटरप्रेट किया है अलग अलग जजमेंट्स में, अलग अलग डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार उसको, ठीक है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसल्ट वर्ड था उसको कैसे यूज किया, कि इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि प्रेसिडेंट जो है बाउंड नहीं है। पहले किया कि प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंसल्टेशन। पहले जो इसकी वो हुआ था, इसकी इंटरप्रिटेशन हुई थी वर्ड कंसल्ट की, तो कैसे हुई थी, वो ये हुआ था, प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड नहीं है एक्ट करने के लिए कंसल्टेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब एक दो केस देख लीजिए क्या हुआ था। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकल चंद के केस में क्या हुआ था कि कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, फुल एंड इफेक्टिव कंसल्टेशन, इट डज नॉट मीन कंकरेंस। तो इसको जो कंकरेंस मतलब नहीं होता, फुल एंड इफेक्टिव कंसल्टेशन का मतलब होता है, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय सच कंसल्टेशन। इसको ध्यान में रखिएगा, कंसल्टेशन का मतलब क्या है, फुल एंड इफेक्टिव कंसल्टेशन, इट डज नॉट मीन कंकरेंस। किसके केस में, यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 4 केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकल चंद का केस है, जिसमें कंसल्टेशन को बताया गया कि ये फुल एंड इफेक्टिव कंसल्टेशन के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब कंकरेंस नहीं है, यानी कि प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय सच कंसल्टेशन। दूसरा, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को फर्स्ट जजेस केस या फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केस के नाम से भी जाना जाता है। 1982 का केस है ये। क्या हुआ था इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया किससे, ओपिनियन जो संकल चंद में दी थी, यानी कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ कंकरेंस नहीं है, ये क्या है, फुल एंड इफेक्टिव कंसल्टेशन है, और प्रेसिडेंट जो है बाउंड नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव को जो है क्या दे दी गई, एग्जीक्यूटिव को जो है सुप्रीमेसी दे दी गई, सुप्रीमेसी दे दी गई थी, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जीक्यूटिव को क्या कर दिया गया था, यहाँ पर सुप्रीमेसी दे दी गई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था कि भाई संकल चंद का जो जजमेंट था उसको एग्री किया कोर्ट ने। दूसरी चीज क्या कही कि सुप्रीमेसी
जो थी एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में वो दिखाई दी, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड नहीं है, ठीक है, अपॉइंटमेंट करने के लिए, यानी कि इन अकॉर्डेंस विद द जो कंसल्टेशन दी गई है, ठीक है। यानी कि यह है द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कुड ओनली बी चैलेंज इन द ग्राउंड्स ऑफ मेलाफाइड, सिर्फ मेलाफाइड ग्राउंड्स पर ही चैलेंज किया सकता है या कोई इरेलेवेंट कंसिडरेशन है उस पर, ठीक है। यानी कि पहले जजेस अपॉइंट, जो पहला जजेस केस था, यानी कि फर्स्ट जजेस केस या फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केस जो कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसमें क्या हुआ कि जो संकल चंद वाला जो केस था उसको एग्री किया कोर्ट ने, कहा कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि कंकरेंस हो, इसका मतलब होता है फुल एंड इफेक्टिव कंसल्टेशन, और प्रेसिडेंट जो है बाउंड नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या हो, जब प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव हेड है तो एग्जीक्यूटिव को सुप्रीमेसी देगी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की में, कि प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तब बाउंड होगा, उसको तब चैलेंज किया जा सकता है उसके डिसीजन को जब उसका जो है मेलाफाइड हो, उसकी इंटेंशन मेलाफाइड हो या इररिलेवेंट कंसिडरेशन पर उसको जो है चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो एसपी गुप्ता का जो जजमेंट आया वो किस तरीके से देख सकते हैं हम, एसपी गुप्ता के जजमेंट को हम ये दे सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्राइमेसी दी गई, क्या दिया गया, एब्सोल्यूट प्राइमेसी दी गई किसको, गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में। इसी के बाद दूसरा केस आता है एससी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, एससी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एओआर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस केस की वजह से ही जो है फर्स्ट टाइम कॉलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री, ठीक है। हमारे देश में जो कॉलेजियम इंट्रोड्यूस किया गया था वो इस केस के बाद से ही जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ध्यान रखना, पहला केस हमने बताया था संकल चंद का, दूसरा एसपी गुप्ता का, दूसरा केस जो था उसको फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है, जिसमें जो है एग्जीक्यूटिव को प्राइम जो है सुप्रीमेसी दी गई। दूसरे केस में एससी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस था, जिसमें सेकंड जजेस ट्रांसफर केस कहा जाता है, जिस केस को माना जाता है कि दिस केस इंट्रोड्यूस द कॉलेजियम सिस्टम इन आवर सिस्टम, ठीक है, इन आवर कंट्री, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसपी गुप्ता का केस था उसको ओवररूल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो एसपी गुप्ता का केस था उसको क्या है ओवररूल कर दिया और कहा कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड हैव प्राइमेसी। पहले क्या था एसपी गुप्ता में कि एग्जीक्यूटिव उसकी प्राइमेसी दी जाएगी, एग्जीक्यूटिव को जो है उसकी सुप्रीमेसी बताई गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड हैव प्राइमेसी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो जो है उसकी ही लास्ट से जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा, ठीक है। तो ये बात किसमें कही गई आपका एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पहले में क्या है संकल चंद में कंसल्टेशन को डिफाइन किया गया, दूसरे में एसपी गुप्ता जिसमें एग्री किया संकल चंद वाले केस से और एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दी गई। जो तीसरा केस यानी कि सेकंड जजेस केस इसको जाना जाता है एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस। इसमें क्या कहा एससी गुप्ता का जो जजमेंट था उसको ओवररूल कर दिया कोर्ट ने, कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हुआ सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का, तो जो आपका सीजीआई है शुड हैव द प्राइमेसी, उसको जो है लास्ट से जो होगा वो उनका होगा। और यही केस है जहां पर ये बताया गया कि जब भी चीफ जस्टिस ओपिनियन ड्रॉ करेगा, ओपिनियन वो करेगा तो क्या होगा उसको कि वो ओपिनियन फॉर्म करेगा, तो जब भी वो ओपिनियन फॉर्म करेगा तो टू सीनियर मोस्ट जजेस से क्या है कंसल्ट करेगा, ठीक है। टू सीनियर मोस्ट जजेस से जो है वो क्या है उनकी ओपिनियन उनके व्यूज जो है टेक इनटू अकाउंट करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहला केस जो है संकल चंद वाले में सिर्फ कंसल्टेशन को वो किया गया था, दूसरे केस में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या किया गया था कि ये कहा गया था कि जो आपका एग्जीक्यूटिव उसको प्राइमेसी दी गई थी। जब तीसरा केस यानी कि जो सेकंड जजेस केस कहा जाता है जिसकी वजह से ही हमारे कंट्री में जो है कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था जो 1993 है एससी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस को की से होगा, चीफ जस्टिस जो है यानी कि जुडिशरी का ज्यादा से होगा, एग्जीक्यूटिव का सी नहीं होगा, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मामला है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, ठीक है। इसीलिए और इसके साथ साथ ही ये भी कहा गया कि जब भी चीफ जस्टिस जो है का से होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें ओपिनियन चीफ जस्टिस की ओपिनियन के साथ साथ जो है उसकी दो जजेस की व्यू भी लेना जरूरी होगा उसको, ठीक है। इसी को जो है कॉलेजियम का नाम दिया गया। चलिए, यानी कि क्या कहा गया कि द सिलेक्शन शुड बी मेड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेटिव कंसल्टेटिव प्रोसेस। पार्टिसिपेटरी होगा,
कंसल्टेटिव प्रोसेस होगा, ठीक है। इसमें एक वन इंडिविजुअल का वो नहीं होगा कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को वो कर दिया गया और उसको वो जो है मान ली जाएगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पर ये बात आई कि पार्टिसिपेटिव कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत जो है इसको वो किया जाएगा, यानी एक तरीके का ये चेक का काम करेगा किस पर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया दोनों तीनों। एक और केस देख लीजिए, थर्ड जजेस केस, जो जिसे हम रिप्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1999 के तहत जानते हैं। इसमें क्या हुआ, इसको हम जो है 1990 केस जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, रेफरेंस दिया प्रेसिडेंट ने जो है आपका सुप्रीम कोर्ट से जो है अंडर आर्टिकल 143, और ये कुछ सवाल पूछे, उनमें जो है ये बात आई कि भाई यहां पर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन प्रोसेस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसका मतलब ये है कि कंसल्टेशन प्लूरिटी ऑफ जजेस के साथ होगा। प्लूरिटी ऑफ जजेस के साथ मतलब कि 4 जजेस को, यहाँ पर पहले 2 जजेस थे कि 2 जजेस का व्यू लेना जरूरी है, यहाँ पर ये कह दिया कि 2 जजेस नहीं, आप 4 जजेस से जो है उनके व्यूज लोगे, ठीक है। यानी कि ये बात भी सामने आए कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ओपिनियन ऑफ द सीजीआई, सोल इंडिविजुअल ओपिनियन ऑफ द सीजीआई कंसल्टेशन में नहीं आता है, यानी कि कंसल्टेशन तब होगा जब प्लूरिटी ऑफ जजेस उसमें शामिल होगा, ठीक है। यानी कि अब क्या बात आई है, अब जो अभी तक का ये जो फैसला है वो अभी तक रिलेवेंट है। क्या है मतलब कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे कंसल्ट करेगा, कॉलेजियम से कंसल्ट करेगा, 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे उनसे कंसल्ट करेगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि कॉलेजियम जो है, जो सक्सेसर सीजीआई है, यानी आने वाला सीजीआई, अपकमिंग सीजीआई है, वो भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और एक चीज इसमें नोट करने वाली है कि अगर 2 जजेस ने एडवर्स ओपिनियन दे दी तो सीजीआई जो है उस ओपिनियन को क्या करेगा, गवर्नमेंट को सेंड नहीं करेगा, यानी कि अगर वो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के बारे में है तो उसको सेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो एक और चीज ध्यान में रखिए कि हाई कोर्ट जज, जब भी अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, यहाँ पर पहली चीज क्या बात आ रही थी, पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में और ट्रांसफर हाई कोर्ट जजेस के में, तब क्या बात आएगी, तो वो ऊपर हमने देखा कि सीजीआई प्लस कॉलेजियम ऑफ 4 जजेस जो है वो देंगे। अगर एडवर्स ओपिनियन हुई 2 जजेस की तो ओपिनियन सेंड नहीं की जाएगी। अब तीसरी चीज क्या आती है कि हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में जो कॉलेजियम होगी वो कितने लोगों से कंसिस्ट करेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। चलिए, और जो रिकमेंडेशन कॉलेजियम देगा वो कैसे होनी चाहिए, कंसेंसस होनी चाहिए, उस पर कंसेंसस होनी चाहिए। ये नहीं हो कि भाई कोई जज अलग अपनी ओपिनियन रख रहा है, कोई अपनी अलग ओपिनियन रख रहा है, नहीं। मैंने पहले बताया क्या होगा, 2 एडवर्स ओपिनियन दे दी जजेस ने, तो इसका मतलब क्या है, वो रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी, वो रिकमेंडेशन सरकार के पास नहीं जाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। यानी कि ये है कि विदाउट फॉलोइंग द कंसल्टेशन प्रोसेस जो है गवर्नमेंट बाइंडिंग नहीं है फॉलो करने से। अच्छा, तो ये समझ में आया आपको। देखिए, आप दोबारा से थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या। पहला, संकल चंद वाले केस में क्या हुआ था, संकल चंद वाले केस में सिर्फ ये हुआ है कि आपका उसमें क्या है, कंसल्टेशन को डिफाइन किया गया है, यानी कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कंकरेंस हो, इसका मतलब ये है फुल एंड इफेक्टिव कंसल्टेशन, यानी कि प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द सीजीआई, प्रेसिडेंट जो सीजीआई के ओपिनियन से बाउंड नहीं है। इसके बाद दूसरा केस आया जिसको एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, 1983 का केस, ठीक है। उसमें क्या हुआ, 1982 या 83 का केस है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें ये कहा कोर्ट ने कि भाई ये जो है आपका कंसल्टेशन जो है, और जो संकल चंद का केस था, कोर्ट ने उसमें एग्री किया। कोर्ट ने कहा कि जो बात संकल चंद के केस में कही जा रही है वो हम एग्री कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव का जो है वो प्राइमेसी दी जाएगी, एग्जीक्यूटिव को जो है प्राइमेसी दी जाएगी इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस और उनके ट्रांसफर में, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव को सुप्रीमेसी दी गई जुडिशरी के ऊपर। इसके बाद तीसरा केस जो हमारे सामने आता है जिसको हम सेकंड जजेस केस के नाम से जानते हैं, एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये बात कही गई कि आप जो है अगर, यानी कि इसमें ये बात कही कि ये कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जो है
यहाँ पर जो एसपी गुप्ता का जो जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया, पहली बात। दूसरी चीज ये कही कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में और ट्रांसफर में क्या होगा, जो से होगा, जो प्राइमेसी होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्राइमेसी होगी। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड हैव द प्राइमेसी, एक चीज। दूसरी चीज क्या थी कि उसको क्या होगा, दूसरी चीज ये थी कि भाई चीफ जस्टिस जो होगा वो दो जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे उनसे कंसल्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है डिसीजन दिया जाएगा। इसके बाद यही हम बता रहे थे एक बात और, कि कॉलेजियम जो सिस्टम था वो इसी केस के बाद जो है इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे इंडिया में। फिर इसके बाद एक चीज और हमने देखी, थर्ड जजेस केस, यानी कि री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाला। उसमें जो दो जजेस का वो था ना, उसको और बढ़ा दिया दायरा, 4 जजेस का कर दिया। कहा कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ जो है आपका मेयर कंसल्टेशन नहीं है, इसका मतलब पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। और कंसल्टेशन का मतलब है कि कंसल्ट करें प्लूरलिटी ऑफ जजेस से। प्लूरलिटी ऑफ जजेस जब आएगी, यानी कि चीफ जस्टिस प्लस कॉलेजियम, यानी कि 4 जजेस और आएंगे जो एक आपस में कंसल्ट करेंगे कि क्या ओपिनियन जो है देनी है आपको, क्या ओपिनियन जो है गवर्नमेंट को, किनके नाम रिकमेंड करने हैं अपॉइंटमेंट के लिए, किनके नाम जो है इन जजेस को ट्रांसफर करने के लिए रिकमेंड करने हैं। ठीक है, ये बात उसमें कही गई। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 4 केसेस हमने डिस्कस कर लिए, पहला संकल चंद, दूसरा एसपी गुप्ता, तीसरा आपका एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और चौथा रिप्रेसिडेंशियल। ठीक है, रेफरेंस। ठीक है, अब क्या है, पांचवी चीज जो इस डेवलपमेंट में आती है वो ये आती है कि एनजे एक्ट, एनजेएसी का मतलब क्या है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था वो क्या हुआ, उसको जो है अमेंडमेंट लाया गया 2014 का, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 को लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014, जिसने क्या किया, अमेंड किया किसको, 124 2 को, 127 को, 128 को, और अमेंड इन 3 आर्टिकल को अमेंड किया और इन 3 आर्टिकल को जोड़ा, 124A, 124B, 124C। और क्या बात हुई इसमें, ये कहा कि जो प्रेसिडेंट जो होगा, अपॉइंटमेंट जो होगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो प्रेसिडेंट करेगा, किसकी रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनजेएसी, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक नया डेवलपमेंट आया 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जो 2014 में हमने देखा। वहां पर 3 आर्टिकल्स में अमेंड किया गया, 124 क्लॉज 2, 127, 128, और 3 न्यू आर्टिकल्स, 124A, 124B एंड 124C। तो इसमें क्या बात निकल कर आई, इसमें ये बात निकल कर आई कि जो आपका यानी कि प्रेसिडेंट होगा वो अपॉइंटमेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनजेएसी। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 4th जजेस ट्रांसफर केस आया, जिसको एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस कहते हैं, जिसमें जो है बहुत फेमस केस है, इस केस को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस केस को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट केस है, 2015 का केस है। क्या हुआ था इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम को कह दिया कि कॉलेजियम सिस्टम जो है दोबारा से ऑपरेटिव होगा, और जो एनजेएसी है वो नल एंड वॉइड है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है ये, कोर्ट ने ये कहा कि एनजेएसी जो है वो अफेक्ट करेगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। ठीक है, कोर्ट का ये ओपिनियन था कि ये अफेक्ट करेगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। क्यों अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो मेंबर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, उसमें कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे उनकी संख्या ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू जुडिशियल मेंबर्स। ठीक है, जो जुडिशियल मेंबर्स थे वो कम थे और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो थे वो ज्यादा थे। जबकि हमने पहले केस में देखा, किसके केस में, कि जब हम एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का केस देख रहे थे, उसमें हमने देखा था, यानी कि सेकंड जजेस केस जिसमें कॉलेजियम को इंट्रोड्यूस किया था, उसमें कहा था कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस किसकी प्राइमेसी होगी, सीजेआई की प्राइमेसी होगी। तो ये क्लियर है पांचों केसेस और एनजेएसी। सर अब ये तो वन आर्टिकल 124A B C की अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है? अब ये इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है। अब ये सिर्फ एज अ, जब आप अब यानी कि ये अगर
पार्लियामेंट कोई नया लॉ दोबारा से लाती है और उनको रिवाइव करती है, तब तो ये रिवाइव हो जाएंगे, वरना ये जो है आपका अब इन पर डॉक्ट्रिनल इक्लिप्स लग गया है। अब ये शेडो में है, डोरमेंट हालत में है, स्लीपी है, सो रहे हैं ये, अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑपरेटिव नहीं है। ठीक है, अभी अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की जजेस का? अपॉइंटमेंट तो वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही हो रहा है ना। तो ऑपरेटिव क्या है? पहला जजमेंट ऑपरेटिव है, यानी कि जो पहला जजमेंट जो था, सेकंड जजमेंट जो था आपका एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, वही तो आ गया यहाँ पर इस दूसरे एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड 2015 के जजमेंट में, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, कॉलेजियम को रिवाइव कर दिया दोबारा से। ठीक है, तो जब भी अपॉइंटमेंट हो रहा है आप देख रहे होंगे कि कॉलेजियम होती है, उसकी मीटिंग होती है और उसमें अपॉइंटमेंट होता है, इनका अपॉइंटमेंट होता है, इनका एलिवेशन कर दिया, उनका एलिवेशन हो गया। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर है ये सब चीजें? बाकी लोग क्लियर नहीं है क्या? बताइए भाई। क्लियर है सर। थैंक यू, बता दिया करिए, इससे ये होता है आसानी होती है हम लोगों को कि फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए, तो ये केसेस ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट केसेस हैं, पांचों केसेस। पहला केस हमने बताया था संकल चंद वाला केस, दूसरा केस बताया था एसपी गुप्ता वाला केस, तीसरा केस बताया था एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस इंडिया ऑफ इंडिया, चौथा केस रिप्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस बताया था, पांचवा जो केस बताया है वो हमने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस। ठीक है, और बीच में एनजेएसी को भी हमने जिक्र किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज? ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हैं? तो पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि हमने जब भी बताया, शुरू में ये बता रहे हैं, जितने भी पब्लिक ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो हमने शुरू में ये बात कही है कि पब्लिक ऑफिस जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही होल्ड करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला तो यही बात है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट उसको 5 years ऑफ जज होना चाहिए, तो 5 साल तक वो जज हो, कहां पर? हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में या 2 और मोर हाई कोर्ट्स में इन सक्सेशन। ठीक है, क्या हो? 5 साल जज हो हाई कोर्ट में या 2 या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट्स में। ठीक है, सक्सेशन में। तीसरा क्या है? उसके एटलीस्ट 10 years का प्रैक्टिस हो, एडवोकेट हो, यानी कि वो 10 years एडवोकेट हो हाई कोर्ट में या 2 और मोर सच कोर्ट्स, 2 या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट्स में भी हो तब भी। चौथा जो आपका क्वालिफिकेशन है, अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, यानी कि प्रेसिडेंट की ओपिनियन में ये हो कि वो जो है क्या है, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। तो देयर आर 4 क्वालिफिकेशन, जो कि 3 क्वालिफिकेशन ही ज्यादा देखी जाती हैं। पहला सिटीजन होना चाहिए, दूसरा आपका 5 years ऑफ जजेस हो हाई कोर्ट का या 2 हाई कोर्ट का, या 10 years ऑफ एडवोकेट हो हाई कोर्ट में या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट में। अभी तक जो है कोई भी अपॉइंटमेंट जो है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का नहीं हुआ, यानी कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट अभी तक किसी जज का नहीं हुआ है ना। चलिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को किसी का नहीं हुआ है। ओथ कहां पर ली जाएगी? 124 सर, क्लॉज 6 में। जी, डी वाला फिर से समझा दीजिए, वो है क्या डायरेक्ट? देखिए डी वाले में क्या है कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा, उसकी ओपिनियन है, उसकी ये राय है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा जुरिस्ट है कि वो बहुत डिस्टिंग्विश्ड है, अलग ही है, अपने आप में ही वो इतना काबिल है कि उसको जरूरत नहीं है 5 years जज बनने के लिए, 10 years ऑफ एडवोकेट प्रैक्टिस करने के लिए। किसकी ओपिनियन में हो? ये प्रेसिडेंट की ओपिनियन में हो, तब उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में, जिसको इस प्रोविजन को इन्वोक कर कर जज बनाया गया हो सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि अभी तक इस प्रोविजन को जो है क्या किया है? इन्वोक ही नहीं किया गया है। ठीक है, कैलाश नाथ वांचू नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सोनिया आप दोबारा से देखिएगा, अभी तक मेरे ख्याल में किसी को इन्वोक नहीं किया है, मतलब ये प्रोविजन अभी इन्वोक ही नहीं किया गया है। चलिए, अगर ऐसा है तो मैं देख लूँ एक बार, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि ये चौथी जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि एक डिस्टिंग्विश्ड जज हो, वो जुरिस्ट हो। ठीक है,
किसकी ओपिनियन है? प्रेसिडेंट की ओपिनियन में, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशंस है, 4 क्वालिफिकेशंस थी जो आपको किसके रिगार्डिंग थी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग थी कि भाई क्या 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 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। चलिए, ओथ कहां पर दी जाएगी? 124 क्लॉज 6 में आपका ओथ का मामला आएगा, ठीक है। तो वही 3rd शेड्यूल में ओथ है आपका, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपोर्टेंट नहीं है इतना। टेन्योर, रेजिग्नेशन, रिमूवल। तो रिमूवल टेन्योर कितना होगा? ठीक है, इनका जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो टेन्योर होता है वो उनकी एज से होता है, यानी कि 65, जब तक भी 65 ईयर्स ऑफ एज नहीं हो जाते, until he attains the age of 65 years, यानी कि एज पर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 जो है, तब तक जो है क्या होता है, उनको रिमूव, मतलब उनका टेन्योर, कार्यकाल उनका रहता है, वो ऑफिस को होल्ड करते हैं, ठीक है। अगर इनका जो एज जो डिटरमाइन की जाती है जजेस की, वो कैसे डिटरमाइन की जाती है? पार्लियामेंट जो है एक लॉ के द्वारा डिटरमाइन करेगा, ठीक है। पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और फिर इनकी एज को डिटरमाइन करेगा। ये इनके टेन्योर के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर क्या होता है? अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। बहुत से जजेस आपने देखे होंगे कि वो दो महीने के लिए ही सिर्फ अपॉइंट होते हैं, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, ठीक है। चलिए, रेजिग्नेशन, अगर रिजाइन करना है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को तो वो कैसे रिजाइन करेगा? प्रेसिडेंट को एड्रेस कर देगा, रिजाइन कर देगा, ठीक है, राइटिंग में। रिमूवल, एक बार जब हम इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ लेते आपका प्रेसिडेंट के, तो वहां पर किसी बच्चे ने पूछा था कि भाई सर ये बताइए क्या इम्पीचमेंट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी? तो मैंने वहां पर ये बताया था कि भाई एक इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। यहाँ पर जो रिमूवल होगा, जजेस का जो है रिमूवल होगा, वहां पर क्या है? रिमूवल तो प्रेसिडेंट का भी होगा बट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। सो टर्मिनोलॉजी का फर्क है, यहाँ पर ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी अभी देखने को नहीं मिली है, और वहां का ग्राउंड जो था वो अलग ग्राउंड है, यहाँ पर हम अलग ग्राउंड देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या है? रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में बात होगी तब। आर्टिकल 124(2)(b इसके बारे में बात करता है, और मैनर बताता है। क्या मैनर होगा? 124 क्लॉज 4। तो मैनर जो होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर रिमूव किया जा रहा है तो वो क्या मैनर होगा? वो आपका 124 क्लॉज 4 होगा। तो 124 क्लॉज 4 क्या कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज जो होगा वो रिमूव कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा 2 ग्राउंड्स पर। हमने पहले बताया कि जब प्रेसिडेंट को आप इम्पीच करेंगे तो उसका ग्राउंड है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के जब बारे में बात होगी तो वहां पर जो 2 ग्राउंड है वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर सिर्फ अलेज ना हो, है ना। अगर कोई ये अलेज कर रहा है कि वो ये मिसबिहेवियर है, तो वो सिर्फ अलेज ना हो, वो प्रूव्ड हो, यानी कि एविडेंसेस के द्वारा उसको प्रूव किया जाए। दूसरा क्या है? इनकैपेसिटी, ठीक है। इफ अ जज इज इनकेपेबल टू होल्ड दैट ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर ये होता है तो क्या है? उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहां पर दे रखा है? देयर आर 2 ग्राउंड्स, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा जा रहा है तब, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जब रिमूव किया जाएगा, तो व्हेन इट हैज बीन एड्रेस टू द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, सेम सेशन होगा, एक ही सेशन में जो है आपका वो क्या है? एड्रेस किया जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे हम जो है रिमूवल का मोशन लाने वाले हैं, और उसको मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप वो करेगी, आपका सपोर्ट करेगी। और उसके बाद क्या है? मेजोरिटी जो होनी चाहिए वो नॉट लेस देन 2/3 होनी चाहिए, ठीक है, जो लोग प्रेजेंट हो और वोटिंग हो। तो ये क्या है? टफ है बहुत ज्यादा रिमूव करना प्रोसीजर इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूवल कैसे किया जाएगा? ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ग्राउंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4। प्रोसीजर क्या है? एड्रेस किया जाएगा पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट को सेम सेशन में, और मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप जो क्या करेगी? मेजोरिटी का मतलब ये है कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। क्लियर है ये? चलिए, 124 क्लॉज 5, 124 क्लॉज 5 क्या कह रहा है? कि पार्लियामेंट जो है लॉ के द्वारा जो रेगुलेट करेगा, लॉ बनाएगा पार्लियामेंट और रेगुलेट करेगा प्रोसीजर को। किसके प्रोसीजर को? कि जब भी इन्वेस्टिगेशन कराना है या प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर का या इनकैपेसिटी का, तो वो क्या है? लॉ बनाएगा प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट जो है लॉ के द्वारा इनके प्रोसीजर को जो है रेगुलेट करेगा। तो पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया हुआ है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट का रिमूवल के बारे में बात हुई है। चलिए, तो ये क्लियर है आपको?
ये क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए, इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो रहा। चलिए तो ये तो हमने बात की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, रिमूवल के बारे में, टेन्योर के बारे में ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब बात करते हैं बेसिकली जुरिडिक्शन के बारे में। तो देयर आर सेवरल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन है आपका आर्टिकल 131 में, अपीलेट जुरिडिक्शन है आर्टिकल 132 से 134, 136 में, एडवाइस जुरिडिक्शन 143 है। जो अपीलेट जुरिडिक्शन में उसमें देयर आर 4 टाइप ऑफ अपीलेट जुरिडिक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अलग है, ठीक है, जुरिडिक्शन इन सिविल मैटर्स में अलग है, क्रिमिनल मैटर्स में अलग है, और एसएलपी के मैटर्स में अलग है। तो एक एक करके देख लेते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन आपका 131 में, ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहां पे दे रखा है, आर्टिकल 131। तो क्या है आपका आर्टिकल 131? ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब समझते हो कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। तो देयर आर 3 ग्राउंड्स ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन बी डायरेक्टली अप्रोच, यानी कि अंडर ओरिजिनल जुडिक्शन के तहत जो है उसको जो है आप जो है आर्टिकल 131 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। तो अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट इन्वॉल्व कर रहा है एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ को या फैक्ट को, जो कि क्या है डिपेंड करता हो किस पर डिस्प्यूट है, किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट या और अदर स्टेट एक साइड, दूसरे अदर स्टेट अलग साइड, या 2 और मोर स्टेट के बीच में। यानी कि इसका मतलब ये है गवर्नमेंट के बीच में जो है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेट गवर्नमेंट से हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2 स्टेट गवर्नमेंट से हो, या स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से हो। तो इन केसेस में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन जो है आप अप्रोच कर सकते हो आर्टिकल 131 में, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको? चलिए, एक्सक्लूजन ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन, एक्सक्लूड कब किया जाएगा ओरिजिनल जुडिक्शन को? तो देयर आर यहां पर जो है 2 वो हैं जहां पर उस कंडीशन में एक्सक्लूड किया जा सकता है। पहला, अगर कोई भी डिस्प्यूट ऐसा है, ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट, एंगेजमेंट, सनद, सिमिलर इंस्ट्रूमेंट जो एग्जीक्यूट किए गए हों बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं ऑपरेशन में आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उन सिचुएशन में क्या है, यहाँ पर जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है, ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्सटेंड नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर जो है ये एक्सेप्शन एक तरीके का कि एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ओरिजिनल जुडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट के मामले में। कब? जब ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट, एंगेजमेंट, सनद या सिमिलर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है एग्जीक्यूट किया गया था और कंटिन्यू रहता है आफ्टर इट्स ऑपरेशन, तो क्या होगा, वो यहां पर ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंड नहीं करेगा, एक कंडीशन। दूसरा क्या है कि पार्लियामेंट जो है लॉ के द्वारा बनाकर उसको जुरिडिक्शन को, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है उसको एक्सक्लूड कर सकता है। किसके रेस्पेक्ट में? इन रेस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ द वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर, ठीक है। तो ओरिजिनल जुडिक्शन जो है वो आपका आर्टिकल 131 में है, जिसमें आपका ये है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट ऐसा है जो अराइज होता है एज टू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ, और वो डिस्प्यूट ऐसा होता है जो किसके बीच में होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट के बीच में, किसी स्टेट के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या 2 स्टेट के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या और 2 से ज्यादा स्टेट के बीच में, या फिर क्या हो सकता है 2 स्टेट के बीच में भी हो सकता है। लेकिन आपका जब आप 131 क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो उसमें 2 चीजें दे रखी है जहां पर ये कहा गया है कि एक्सक्लूजन ऑफ द
जुरिडिक्शन मतलब एक्सक्लूजन ऑफ जुरिडिक्शन के बारे में बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन होगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा दो कंडीशंस में। फॉर एग्जाम्पल पहली कंडीशन क्या है, अगर कोई ट्रीटी या कोई कोविनेंट या कोई एग्रीमेंट या कोई सनद या कोई ऐसा सिमिलर इंस्ट्रूमेंट जो एग्जीक्यूट किया गया था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा एग्जीक्यूट किया गया था तो, और वो ऑपरेट करता है आफ्टर इट्स ऑपरेशन, ठीक है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो ऑपरेट करता है, तो इस सिचुएशन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन है ओरिजिनल जुडिक्शन वो एक्सटेंड नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर क्या कर सकता है, पार्लियामेंट बाय लॉ ये ऐसा लॉ बना सकता है जिससे क्या होगा कि आपका जो डिस्प्यूट रिलेटेड टू यूज, कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वाटर है, रिवर वाटर जो है उसके रिगार्डिंग जो है वो क्या कर सकता है, आपका लॉ बनाकर इसको एक्सक्लूड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन को। तो ये चीज क्लियर हुई, 131 क्लियर हुआ आपको? बताइए भाई। अच्छा, ये दूसरा एक्सेप्शन वापस बता दीजिएगा। जी, दूसरा एक्सेप्शन वापस बता दीजिएगा। दूसरा एक्सेप्शन जो है वो आपका ये है, अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ऐसा पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा जिसमें वो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन है उसको एक्सक्लूड कर देगा, और वो जो एक्सक्लूड करेगा जुडिक्शन को तो उसमें क्या देखेगा कि वो जो लॉ होगा वो किसके रिगार्डिंग बात करेगा कि यूज करना हो या डिस्ट्रीब्यूट करना हो या कंट्रोल करना हो, किसको, वाटर को, पानी को, किसके को, एनी इंटरस्टेट रिवर, कि अगर कोई ऐसी रिवर है जो इंटरस्टेट में रही है, दो स्टेट के बीच में बह रही है, जैसे कावेरी डिस्प्यूट कह सकते हो आप, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई लॉ बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने तब वहां पर ये जुरिडिक्शन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ अदील? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो चलिए अपीलेट जुडिक्शन। तो पहला जुडिक्शन जो था ओरिजिनल जुडिक्शन के बारे में बात की थी, दूसरा हमने बात की थी अपीलेट जुडिक्शन। इसमें क्या है, अपीलेट जुडिक्शन में आपका अपीलेट जुडिक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में है, सिविल मैटर्स में है और क्रिमिनल मैटर्स में है, और चौथा जो है वो आपका स्पेशल लीव टू अपील के मामले में, एसएलपी के मामले में है, ठीक है। तो एक एक 1 बाय 1 देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में वो आपका आर्टिकल 132 बात करता है। क्या बात करता है ये, कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है एक अपील लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जजमेंट के खिलाफ, किसी भी डिक्री के खिलाफ, किसी भी फाइनल ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट के, ठीक है, कैसे, अगर वो जो है हाई कोर्ट ये जो है सर्टिफाई करता है अंडर आर्टिकल 134A में, अगर फिटनेस सर्टिफिकेट जो है, जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट जो देता है हाई कोर्ट की दिस केस इज फिट टू बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम हाई कोर्ट ये उसकी ओपिनियन है कि ये केस जो है हाई कोर्ट से ना सुनकर सुप्रीम कोर्ट इसको सुने, क्योंकि ये क्या है, एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सुप्रीम जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जुडिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अंडर आर्टिकल 132 में अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर देता है 134A के तहत कि ये केस जो है इन्वॉल्व करता है क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये क्या होगा, आपका एक अपीलेट जुडिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील जो है लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी ऑर्डर के खिलाफ होगी, चाहे किसी डिग्री के खिलाफ हो या किसी फाइनल ऑर्डर के खिलाफ हो, ठीक है, चाहे वो सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो या अदर प्रोसीडिंग हो। अगर 134A में हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि दिस केस इज फिट टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको? 132 क्लियर हुआ? चलिए, दूसरा क्या है कि अपीलेट जुडिक्शन सिविल मैटर में, तो 133 जो है आर्टिकल 133 जो है आपका अपीलेट जुडिक्शन सिविल मैटर के बारे में बात करता है, ठीक है। देयर आर 2 कंडीशन जहां पर ये बात हो रही है। पहला क्या है कि कोई भी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर सिविल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग है और हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है, और जो सर्टिफाई करेगा, जब पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में देख रहे थे तो हमने क्या देखा था कि हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा किस ग्राउंड पर,
कि दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट इन केसेस ऑफ सिविल मैटर्स हाई कोर्ट जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 134A के तहत जब देगा तो वो सर्टिफाई करते हुए देगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो केस है वो इन्वॉल्व करता है अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपोर्टेंस, ठीक है, अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपोर्टेंस, ठीक है, इसके बारे में बात करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये हाई कोर्ट के ओपिनियन में है कि ये केस ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाए, तो हाई कोर्ट क्या है उसको 134A के तहत सर्टिफाई कर देगा और सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील जो है लाई करेगी। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को, सिविल मैटर्स में अपीलेट जुडिक्शन क्लियर हुआ। चलिए अब आ जाइए आपका जुरिडिक्शन इन सिविल क्रिमिनल मैटर्स। अब जुरिडिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स में अपील कब लाई होगी सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल मैटर्स में, तो उसमें ध्यान रखना यहां पर 3 कंडीशन है। पहले वाले में कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में सिर्फ एक ग्राउंड था, वो था कि इफ द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे में क्या था सिविल मैटर्स में कि द केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द क्या था जनरल इंपोर्टेंस का क्वेश्चन होगा वो, ठीक है, जनरल इंपोर्टेंस का क्वेश्चन होगा। और दूसरा ये था कि ये केस ऐसा है हाई कोर्ट के ओपिनियन में जो कि डिसाइड किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहां पर जो है क्रिमिनल मैटर्स में कुछ अलग चीज है। क्या चीज है अलग, देखिए सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई करेगी, क्रिमिनल अपील लाई करेगी कब, किसके खिलाफ लाई करेगी, जजमेंट हो या फाइनल ऑर्डर हो या कोई सेंटेंस हो, ठीक है, क्या हो, जब हाई कोर्ट ने हैज ऑन अपील, हाई कोर्ट ने अपील, हाई कोर्ट पर अपील की गई और अपील में हाई कोर्ट ने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ अक्यूटल, जो अक्यूटल का ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया और सेंटेंस दे दी डेथ की। यानी कि हाई कोर्ट ने अपीलेट जुडिक्शन में क्या किया, क्या ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जो अक्यूटल का ऑर्डर था और उसको क्या कर दिया, सेंटेंस दे दी किसकी, डेथ की, पहली चीज। दूसरा, हाई कोर्ट ने क्या किया कि विड्रॉ कर लिया ट्रायल बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट्स अथॉरिटी, ठीक है। हाई कोर्ट ने क्या किया कि कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है ट्रायल कर रहा था वहां से उसको विड्रॉ किया और खुद ट्राई करने लगा और ट्राई करने के बाद उस इंसान को कन्विक्ट किया और डेथ सेंटेंस सुना दी। पहले केस में क्या हुआ, हाई कोर्ट में अपील में मैटर आया था तो हाई कोर्ट ने अपील मैटर में क्या किया, अक्यूटल कर दिया, अक्यूटल करने के बाद डेथ सेंटेंस सुना दिया। दूसरे में कोई और सिविल कोर्ट और कोई क्रिमिनल कोर्ट जो है वो उसको, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट था हाई कोर्ट का, वो डील कर रहा था, ट्रायल कर रहा था उसका, हाई कोर्ट ने वहां से उसको विड्रॉ किया और खुद सुना और क्या किया, कन्विक्ट कर दिया, ठीक है, और डेथ सेंटेंस सुना दी। तीसरी कंडीशन क्या है, 134A के तहत सर्टिफाई करता है हाई कोर्ट कि दिस इज अ फिट केस टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये आपका ये भी चीज समझ में आई आपको, क्रिमिनल अपील वाला समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील कब लाई होगी। चलिए तो अब आप देख लेते हैं एसएलपी, स्पेशल लीव टू अपील, ठीक है, इसको एसएलपी कहते हैं, ठीक है। यहां पर एक तरीके का ये एक्सेप्शनली आपका एक्सेप्शनल जो है आपका जुरिडिक्शन है और इसको बहुत कॉशियसली इख्तियार करना है। क्या चीज है ये एसएलपी, सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्पेशल लीव टू अपील ग्रांट कर सकता है किसी भी ऑर्डर में, डिक्री में, जजमेंट में, डिटर्मिनेशन में, सेंटेंस में, किसी भी केस में, ठीक है, जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में हो या किसी कोर्ट के द्वारा पास किया गया हो या ट्राइब्यूनल जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में है, ठीक है। तो यानी कि ये स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है, इट इज एन एक्सेप्शनल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डिस्क्रिशनरी पावर है और इसको बहुत कॉशियसली इख्तियार, मतलब कॉशियसली एक्सरसाइज करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, 136 क्लॉज 2 में क्या है, स्पेशल लीव टू अपील शेल नॉट बी मेंटेनेबल, जो स्पेशल लीव टू अपील है वो मेंटेनेबल नहीं होगी, किसके केस में, लॉ रिलेटिंग टू आर्म फोर्सेस। यानी कि एक्सेप्शन क्या है इसका, एसएलपी जो है आर्म फोर्सेस के केसेस में नहीं होगी, एसएलपी जो है आर्म फोर्सेस के केसेस में नहीं होगी, बाकी केसेस में होगी। तो ये एसएलपी वाला समझ में आया आपको कि जो है स्पेशल लीव टू अपील दे दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट दे देगा, डिस्क्रिशन है उसके पास, एक्सेप्शनल पावर है, डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हुए कि हमें अपील दे दी है स्पेशल लीव। अगर वहां पर जो ग्राउंड्स है वहां पर ग्राउंड्स नहीं मिल रहे हैं आपको,
कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड से मिल रहा आपको, वैसा ग्राउंड से मिल रहा आपको, ठीक है, सिविल मैटर्स में अगर कोई ग्राउंड मिला तो आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है स्पेशल लीव टू अपील दे सकता है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, आर्म फोर्सेस के मैटर में नहीं दी जाएगी। चलिए, एडवाइजरी जुडिक्शन 143, आर्टिकल 143 क्या है? एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ टू सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर प्रेसिडेंट की पावर भी है। जब हम जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि एक पावर सुप्रीम कोर्ट की ये भी है कि वो जो है एडवाइस सीक कर सकता है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। प्रेसिडेंट जो है एडवाइस सीक कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट्स एन एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। तो क्या है 143? जब प्रेसिडेंट को ऐसा अपीयर होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा उसको लगता है, क्या लगता है? कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैज अराइजन, या तो कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो चुका है, या इज लाइकली टू अराइज, या अराइज होने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट की ये ओपिनियन है, उसको ऐसा प्रतीत होता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज हो चुका है या इज लाइकली टू अराइज, अराइज होने वाला है, तब दूसरी कंडीशन, द क्वेश्चन इज ऑफ सच नेचर, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इस तरीके का है, ऐसी पब्लिक इंपोर्टेंस का है कि इट इज एक्सपीडिएंट, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला तो ये है कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज हो चुका है, या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ जो है अराइज होने वाला है। दूसरा कि क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का नेचर है उसका, वो इतना इंपोर्टेंस रखता है, पब्लिक इंपोर्टेंस रखता है, जिसमें ये जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन ली जाए। तब क्या करेगा? तब जो है प्रेसिडेंट जो है ही में रिफर द क्वेश्चन फॉर द एडवाइजरी ओपिनियन। प्रेसिडेंट क्या करेगा? वो रिफर कर सकता है, एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है कोर्ट की। अब कोर्ट के पास क्या है? कोर्ट में का मतलब डिस्क्रिशन है, कोर्ट के पास जो है डिस्क्रिशन है। कोर्ट इज नॉट बाउंड टू फॉलो द, क्या है, जो ओपिनियन लेने के लिए ओपिनियन जो सॉर्ट की गई थी, कोर्ट बाउंड नहीं है कि वो अपनी ओपिनियन दे या ना दे, ठीक है। तो कोर्ट में आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंक्स फिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन। अगर कोर्ट चाहे तो अपनी ओपिनियन दे सकता है, कोर्ट चाहे तो अपनी ओपिनियन देने से मना कर सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको? 143 एडवाइजरी जुडिक्शन समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन रे केरला एजुकेशन बिल में क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है बाउंड नहीं है टू आंसर और रेफरेंस मेड बाय, पहले ही मैं बता चुका हूं, री केरला एजुकेशन बिल भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जो एडवाइजरी जुडिक्शन है उसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा, 143 क्लॉज 3 में जो है आपका 2 में जो है एक बात है, जब हम देख रहे थे कि एक्सक्लूजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 131 जो ओरिजिनल जुडिक्शन का था सुप्रीम कोर्ट का, उसके सेकंड क्लॉज में हमने एक एक्सक्लूजन में देखा कि अगर कोई भी कोविनेंट, कोई भी ऐसा जो है मैटर है जो एग्रीमेंट बनाया गया है, कोई सनद बनाया, सिमिलर डॉक्यूमेंट बनाया गया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वो ऑपरेट करता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको क्या है, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, आर्टिकल 143 क्लॉज 2 जो है ये बात कहता है कि जो वहां पर आपने एक्सक्लूड किया है 131 के प्रोविजो में, वो क्या है, यहां पर अगर ओपिनियन मांगी जा रही है उस मैटर पर, यहां पर उस मैटर में सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन मांगी जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है अपना ओपिनियन देने के लिए। पहले के केस में क्या देखा था, जब हमने ये देखा था कि अगर प्रेसिडेंट को ये ऐसा अपीयर होता है पहली क्लॉज में, कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा अपीयर होता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज हो चुका है या अराइज होने वाला है, ठीक है, या वो क्वेश्चन ऐसा है जो कि इतना जन पब्लिक इंपोर्टेंस का है कि बहुत जरूरी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन लेना, तो प्रेसिडेंट क्या है, रेफर कर देगा सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ओपिनियन लेने के लिए। तो वहां पर हमने देखा था कोर्ट बाउंड नहीं है पहली क्लॉज 1 में। लेकिन दूसरे में हम देख रहे हैं कि जो एक्सक्लूड किया गया था जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 131 के प्रोविजो में, सनद एग्रीमेंट वाले में जो हमने बताया था आपका 131 में, उसमें क्या था, अगर उसके रिगार्डिंग ओपिनियन ली जा रही है तब सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो जाएगा, वो ओपिनियन देने के लिए बाउंड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आई?
चलिए, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है वो क्या है, उसके पास पावर होती है कंटेम्प्ट की पनिश करने की, ठीक है। अगर कोई उसकी पावर की अवहेलना वो करता है तो वो उसको, अगर उसकी बात को नहीं मानता है तो वो जो है कंटेम्प्ट में जो है उसको पनिश कर सकता है, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 129 जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अच्छा ये बताओ हाई कोर्ट के पास पावर कहां पर है, ये 215 में हाई कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, जिसके हुज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी एविडेंशियरी वैल्यू, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है जिसको एविडेंशियरी वैल्यू मानी जाती है उसकी, और उसके जो है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। और जब कोई भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि वो उसके पास एक पावर नेसेसरी फॉलो करेगी, किसकी, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ठीक है, अगर कोई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो, ठीक है। अच्छा राजेश्वर वाला केस में सिर्फ ये देख लीजिए कि आर्टिकल 129 जो है इंडिपेंडेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 है वो अलग है, सुप्रीम कोर्ट की पावर वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जब भी कोई कोर्ट होता है तो एक नेसेसरी उसकी ऑटोमेटिकली ये जो है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नेसेसरी फॉलो करती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो अपने ही खुद की कंटेम्प्ट का भी एज वेल एज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कंटेम्प्ट का भी आपको क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है। चलिए तो ये समझ में आया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाला। चलिए लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, बहुत बार सुना होगा आपने 141 जो है आपका प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा होगा, जब भी आप लीगल मेथड पढ़ रहे होंगे या लीगल जो भी चीजें पढ़ते हैं उसमें शुरू में आता है ओबिटे डिक्टा, ये सब चीजें पढ़ रहे होंगे, रेशो डिसेंडाई, तो उसमें आप जब देखे होंगे कि भाई कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग, और ये एक डिबेट आ जाती है कि क्या वेदर द जुडिशरी कैन मेक लॉ, और वेदर द जुडिशरी जो है वो लॉ बनाती है या डिक्लेयर करती है। तो जब भी ये आए तो थ्योरेटिकली हमें ये जवाब देना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉ बनाती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट लॉ डिक्लेयर करती है, सुप्रीम कोर्ट जो है लॉ डिक्लेयर करती है और वो बाइंडिंग होता है ऑल कोर्ट्स में। कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 141 क्या है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ठीक है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग होते हैं, बताओ कोई इसके बारे में बताओ। चलिए क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग है, नहीं है बाइंडिंग, ठीक है। बंगाल इम्यूनिटी केस वाला ध्यान रखना, बंगाल इम्यूनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1955 का केस है, जिसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है कैन डिपार्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस डिसीजंस, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने प्रीवियस डिसीजन से जो है डिपार्ट कर सकती है। इसीलिए तो हमने देखा था कि जो 3 जज बेंच जो रूल था आपका 3 ईयर प्रैक्टिस वाला, वो दोबारा से 3 ईयर जज बेंच ने डिसाइड किया है ना, जबकि बेसिकली तो ये होना चाहिए कोई लार्जर बेंच होनी चाहिए थी वो डिसाइड करे इसको, है ना। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है बाउंड नहीं है अपने ही खुद के जजमेंट से, बाउंड कब होगा, जब लार्जर बेंच जो है उसको अपहेल्ड करेगी। यानी कि द एक्सप्रेशन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मींस ऑल कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, जो एक्सप्रेशन है ना यहाँ पर ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को। चलिए ध्यान में रखिएगा सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट से बाउंड नहीं है, लार्जर बेंच की जजमेंट से बाउंड है, ध्यान रखना। जो केशवानंद भारती में जो बात कही गई है ना, वो 9th 11th जजेस तक अगर कोई बेंच बनेगी वो भी बाउंड है उससे, ठीक है। लार्जर बेंच की जजमेंट बाउंड है स्मॉलर बेंच पर। चलिए कुछ देख लेते हैं सैलरीज जो है सुप्रीम कोर्ट की, जो हमने 124 में एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन देगा, 125 में सैलरी के बारे में पार्लियामेंट लॉ के द्वारा डिसाइड करेगा।
एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये ध्यान रखना ये आर्टिकल ऐसे हैं कि डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस 126 में है। एडहॉक जजेस क्या है आपका 127 में है। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस आर्टिकल 128 में है। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहां पर होगी, तो ये जो चार जो है आपका, इनको ध्यान में रखना। पहले सैलरी 126, फिर आपका एक्टिंग 120, सैलरी 125, एक्टिंग चीफ जस्टिस 126, एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस का मतलब समझ रहे हो, फॉर सम पार्टिकुलर पर्पसेस के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, एडहॉक जजेस को। या अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस 128, और सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। वैसे तो जनरली दिल्ली में है, या फिर अदर प्लेसेस भी हो सकती है। चीफ जस्टिस अगर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट अगर होता है तो वो अदर प्लेसेस पर भी हेल्ड किया जाता है। पावर ऑफ रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास है। यस, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर ऑफ रिव्यू। ये माना जाता है कि एवरीवन इज फॉलेबल, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई जो है जिससे गलती ना हो, है ना, टू एरर इज ह्यूमन, ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है। तो इसी के तहत क्या है, पावर ऑफ रिव्यू क्या है सुप्रीम कोर्ट की 137, ठीक है। 137 क्या है, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का केस पढ़ा है किसी ने 2002 का, रिव्यू के बारे में ही है, उसको लिख लेना इसको। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा वाला केस क्यूरेटिव पिटीशन के रिगार्डिंग आई थिंक, ठीक है, उसको भी देख लेना एक बार, इसमें लिखा हुआ नहीं है। चलिए, तो क्या है आर्टिकल 137 के तहत क्या है आपका रिव्यू की पावर है, और रिव्यू का जो रूल्स होंगे वो कैसे बनाए जाएंगे, आर्टिकल 145 के तहत बनाए जाएंगे, ठीक है। तो रिव्यू की जजमेंट, रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट की कि वो अपने जजमेंट्स को जो प्रोनाउंस किए हैं ऑर्डर जो है उनको रिव्यू कर सकता है। कंतारू राजीवारू वर्सेस यंग लॉयर्स एसोसिएशन, इसमें क्या था कि हमने एक बार पहले जब हम 25 आर्टिकल डिस्कस करे तो हमने बताया था कि जो सबरीमाला केस जो है उसको लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि एजेंशियल डॉक्ट्रिन प्रैक्टिस, जो एजेंशियल प्रैक्टिस जो है कि एजेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन जो था ना, उसको वो कर दिया गया कि क्या एजेंशियल होगा किसी रिलीजन में, क्या उसका एजेंशियल प्रैक्टिस होगी, तो उसको जो है लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया गया है। तो रिव्यू होते हुए वक्त क्या है, लार्जर बेंच को रेफर किया सकता है, इस केस में हेल्ड हुआ है। यानी किसी भी जजमेंट को अगर रिव्यू किया जा रहा है तो उसको रिव्यू करते वक्त कोर्ट जो है वो उसको लार्जर बेंच में रेफर कर सकती है। यही बात कंतारू राजीवारू वर्सेस यंग लॉयर एसोसिएशन 2020 में कहा गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन को इंलार्ज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 138 सुप्रीम कोर्ट जो है जो जुडिक्शन को जो है इंलार्ज किया जा सकता है। कौन करेगा? पार्लियामेंट जो है लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिक्शन है उसको इंलार्ज कर देगा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। कन्फर्मेंट ऑफ पावर टू इशू रिट्स फॉर एनी अदर पर्पस, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है रिट्स की पावर है अंडर आर्टिकल 32, और इसको भी जो है और पावर दी जा सकती है और अदर पर्पसेस के लिए भी आपका 139 में जो है पार्लियामेंट लॉ के द्वारा जो है और पावर कन्फर कर सकता है, ठीक है। चलिए, पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। अभी बहुत आपने देखा होगा, मैंने आपसे पहली बात इसको 142 को जिक्र करते हुए आ रहा हूँ बहुत दिनों से। आपको तमिलनाडु वाले केस में मैंने बताया आपका 142, और उसके बताया कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो है उन्होंने जो है धनखड़ साहब, उन्होंने जो है क्या कह दिया कि 142 जो है एक न्यूक्लियर मिसाइल है, जब चाहे सुप्रीम कोर्ट जो है 142 इन्वोक कर देता है और जो है लॉ बना देता है। एक तरीके से उन्होंने ये कहा, क्योंकि 3 मंथ्स का डेडलाइन दी थी ना स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु में से, ठीक है, कि 3 मंथ की डेडलाइन है, आपको इसके अंदर अंदर डिसाइड करना है बिल के बारे में। चलिए, पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस वो जो है आपके 142 में दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एम सिद्दीक वर्सेस सुरेश दास में कहा कि ये वाइड एम्पलीट्यूड की पावर है, और बाबरी मस्जिद के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जो जमीन दी थी, 5 एकर्स ऑफ लैंड जो दी थी वो बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 142। और एक और जो है आपका, जब आप हिंदू लॉ पढ़ते होंगे उसमें देखेंगे आप इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी, ठीक है, पढ़ा है किसी ने इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी? हिंदू लॉ में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी पढ़ा है किसी ने? वहां पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आर्टिकल 142 को इन्वोक करता है और डाइवोर्स दे देता है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जी यस सर है उसमें।
हाँ ठीक है। तो इरिट्रेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ध्यान रखिएगा, वो जो है 142 के तहत ही इन्वोक की जा सकती है। हिंदू लॉ में आप देखेंगे तो वहां पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। इरिट्रेबल ब्रेकडाउन थ्योरी का मतलब ये है कि भाई इफ देयर इज नो सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस नहीं रह गया है आपका शादी में, अगर जो मियाँ बीबी हैं उनके बीच में जो है जब शादी करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, कहते हैं ना कि भाई अगर जो है जिंदगी जो है, मौत जो है जिंदगी से बेहतर हो जाए तो मौत अच्छी है ना। अगर शादी कर रहा है इंसान, अगर शादी जो है वो डाइवोर्स जो है शादी से बेहतर हो जाए तो डाइवोर्स अच्छा है, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया 142 के तहत जो है इरिटेबल ब्रेकडाउन थ्योरी जो है इन्वोक की, 142 इन्वोक किया। और आपका कोहली, आई थिंक कोहली वाला कोई जजमेंट है, नाम ध्यान नहीं आ रहा चलिए, तो ये समझ में आया आपको, 142 समझ में आया कि टू डू कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 142 इन्वोक कर सकता है, 142 को इन्वोक कर सकता है और कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है यहां पर, ठीक है। चलिए रूल्स ऑफ कोर्ट, रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब बात होती है तो वो आपका 145 में तहत है इसके, देख लीजिएगा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के लिए 5 जजेस की जरूरत होती है, वो आपका 145 के तहत ही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है उसमें 5 जजेस होते हैं, ये कहां पर लिखा है 145 में लिखा हुआ है, तो आपको क्लियर है। 124 समझ में आया आपको, 124 में क्या है, देखिए 124 में एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, 125 में सैलरी के बारे में बताया, 126 में किसके बारे में बताया था हमने, एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में, 127 में किसके बारे में बताया, एडहॉक जजेस के बारे में बताया, 128 किसके बारे में बताया, अटेंडेंस ऑफ सिटिंग जजेस के बारे में, जो रिटायर्ड जजेस हैं वो अटेंड कर सकते नहीं कर सकते, 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 130 वेन्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहां पर बैठेगा, दिल्ली में, ठीक है। 131 जो है वो आपका हमने बताया था सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो आपका ओरिजिनल जुडिक्शन है 131 में। फिर हमने बताया ठीक है, हेलो, पर साउंड नहीं आ रही थी, बीच में ब्रेक हो गई थी अभी। ओके ओके ओके, अरे वो करेक्शन लॉस्ट हो जा रहा है बीच बीच में, ठीक है। चलिए, तो हमने कहाँ तक बता दिया था, 128। हाँ 129 में बताया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बताया कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो वो पावर टू पनिश जो है उसके पास कंटेम्प्ट की ऑटोमेटिकली वो नेसेसरी फॉलो करती है, ठीक है। 130 बताया कि 130 में क्या, वेन्यू, वेन्यू द सुप्रीम कोर्ट, वेन्यू मतलब कहां पर प्लेस जिसपे सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो है प्रोसीडिंग्स होंगी, ये होंगी, तो हमने बताया दिल्ली में है जनरली, वैसे जो है अगर उसको अलग भी डिसाइड किया सकता इफ जो है चीफ जस्टिस जो है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है। 131 बताया ओरिजिनल जुडिक्शन बताया उसमें कि अगर कोई भी जो है ओरिजिनल जुडिक्शन का मैटर है तो उसमें पार्टीज कौन कौन होंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 और मोर स्टेट या स्टेट के साथ में। फिर जो प्रोविजो था उसमें बताया कि भाई अगर कोई भी एग्रीमेंट है, सनद है या फिर कोविनेंट है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है या सिमिलर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है तो वो पहले बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट थे और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंटिन्यू करते हैं ऑपरेट होना, तो क्या क्या कहा गया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुडिक्शन है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। दूसरा हमने बताया कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर जो है जो यूज है, डिस्ट्रीब्यूशन है और कंट्रोल है रिवर का, जो रिवर वाटर है उसको, जो कि इंटर स्टेट रिवर वाटर का डिस्प्यूट है उसको क्या कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है। फिर 132 बताया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के बारे में बताया, 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के बारे में क्या बताया कि अगर कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील लाई करेगी किसी भी ऑर्डर के जजमेंट के खिलाफ, जब ये होता है कि हाई कोर्ट जो है 134A में ये सर्टिफाई करता है, फिटनेस सर्टिफिकेट देता है क्या कि द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए ये एक फिट केस है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड करना जाना चाहिए, तो क्या है आपका
वो 132। 133 बताया सिविल केसेस के बारे में। सिविल केसेस के बारे में बताया कि भाई या तो कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस हो, जनरल इंपोर्टेंस का हो, जिसको ये लगता हो हाई कोर्ट को कि ये फिट केस है डिसाइड करने वाला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए, तो 133 में सुप्रीम कोर्ट अपील लाई होगी। 134 क्रिमिनल मैटर्स में बताया, दो उसमें बताए थे कि भाई अगर कोई भी जो है हाई कोर्ट जो है वो क्या कर रहा है कि हाई कोर्ट ने जो है आपका क्या किया, अपील में हाई कोर्ट के पास मैटर आया तो उसने क्या किया, अक्यूटल का मैटर को उसने रिवर्स कर दिया और डेथ सेंटेंस सुना दी। किसी कोई ट्रायल कोर्ट जो है वो ट्राई कर रहा था केस को, वहां से केस विड्रॉ कर लिया, अपने पास केस सुना, कन्विक्ट कर दिया अक्यूज को और डेथ सेंटेंस दे दिया। तीसरी कंडीशन बताई थी 134 ए के तहत कि दिस इज द फिट केस टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो 134 ए जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो दे दिया जाएगा कि हाँ भी हाँ ये फिट केस है डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट 134। ठीक है। फिर 136 बताया था हमने कि भाई जो है 136 में स्पेशल लीव टू अपील के बारे में बात की थी। फिर बताया था 137 नहीं 136 में तो ये है, 137 में क्या बताया था, 137 में रिव्यू सर रिव्यू रिव्यू ठीक है। 137 में रिव्यू के बारे में बात की थी। फिर उसके बारे में बात की थी क्या नाम है 138 इनलार्जमेंट के बारे में बात की। 139 की 139 में क्या है, कन्फर्मेंट ऑफ पावर की जा सकती है, रिट और पर्पसेस के लिए भी जो है कन्फर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट पर। 141 के बारे में बात की कि 141 क्या है आपका कि लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाइंडिंग होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ लेट डाउन कर रहा है तो वो बाइंडिंग होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग है किस वाले केस में कहा गया था ये, बंगाल इम्यूनिटी वर्सेस बंगाल इम्यूनिटी वाला जो केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में ये कहा गया था। ठीक है, बंगाल इम्यूनिटी वाला जो केस है वो बहुत फेमस केस है, उसे ध्यान में रखिएगा। फिर आर्टिकल 142 के बारे में बात की। 142 में क्या कहा था हमने, 142 में ये कहा था कि भाई कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, टू डू कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट क्या है 142 को इन्वोक कर सकता है। एम सिद्दीक वाला केस ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और फिर 143 एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहले हमने ये बात की कि एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को ये अपियर होता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैज ऑलरेडी अराइजन या इज लाइकली टू अराइज, या फिर ऐसा है कि इट इज एक्सपीडियंट, ये जरूरी है कि क्या लेनी चाहिए, इसमें ओपिनियन लेनी चाहिए, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन लेनी जरूरी है, तो क्या है वो प्रेसिडेंट जो है एडवाइजरी ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्या करेगा, भेज देगा, रेफर कर देगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है डिस्क्रिशनरी पावर है, वो उसको चाहे तो एडवाइजरी ओपिनियन दे, चाहे तो नहीं दे। दूसरी क्लॉज में क्या था, हमने कहा था कि जब आर्टिकल 131 का प्रोविजो पढ़ लेते जहां पर हमने एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते, जो एग्रीमेंट और वो सनद वनद के बारे में जो बात कर रहे थे, वहां पर हमने उसको एक्सक्लूड किया। लेकिन यहां पर अगर प्रेसिडेंट उस बात को ये कहते हुए कहता है कि भाई नहीं अब आपको जो है एडवाइजरी जुडिक्शन देनी है, तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है इस सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन में जो रिलेटेड टू प्रोविजो 131 है ओरिजिनल जुडिक्शन के रिगार्डिंग जो है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बाउंड था। फिर हमने 145 के बारे में बात की कि रूल्स कहाँ पर है, रूल्स मेकिंग पावर 145 में। 144 में आई थिंक ये है कि अथॉरिटीज जो है वो असिस्ट करें सुप्रीम कोर्ट को, यही है ना। बताइए 144 क्या है, चलिए देख लीजिएगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। चलिए, तो ये जो आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट का। कोई ऐसी चीज जो सुप्रीम कोर्ट के उसमें समझ में नहीं आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सर जी मैम। सर वो जो बोले थे एक जजमेंट को लेकर के स्मॉल बेंच और लार्ज बेंच वाला, वो फिर से समझा दीजिएगा। देखिए आर्टिकल 141 में ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ डिक्लेयर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो वो सब पर बाइंडिंग है। आर्टिकल 141 जब आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट मतलब जो जुरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट नहीं प्रेसिडेंट, ठीक है, तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर यही आता है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी लॉ बना दिया, कोई लॉ डिक्लेयर कर दिया, तो सब पर बाइंडिंग है। लेकिन वो जो है
सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होगा। कैसे पता चला? बंगाल इम्यूनिटी का केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि जो ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इट डज नॉट इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट पर अप्लाई नहीं होता, पहली चीज तो ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर लार्जर बेंच का जजमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे केशवानंद भारती केस हम देखते हैं, 13 बेंच जजमेंट है, सबसे ज्यादा जो जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें 13 जजेस जो है वो उसमें हुआ था। तो वो जो है वो ज्यादातर सपर बाइंडिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड बेंच जज आए, जो एक फुल बेंच का जजमेंट है, यानी 3 जजेस वो आए उसमें और कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 1973 में, वो जो है 24th अमेंडमेंट जो था 1971 उसको अपहेल्ड कर दिया था केशवानंद भारती में। अब वो क्या है, हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लार्जर बेंच का जजमेंट है नहीं है? यस सर। ठीक है, तो लार्जर बेंच का जजमेंट बाइंडिंग है। अभी यही तो हुआ था, ये 3 जज, इस पे एक भी जो रिव्यू पिटीशन जो लोग दाखिल कर रहे हैं उसमें वो लोग ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि पहला जो जजमेंट था वो 3 इयर्स प्रैक्टिस वाले में 3 जजेस के द्वारा ही डिसाइड किया गया था। ये दूसरा भी जजमेंट जो आया है अभी हाल फिलहाल वाला, ये भी 3 जजेस के द्वारा डिसाइड किया हुआ है। तो ठीक है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। आगे बढ़ा जाए। जी सर। चलिए, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में देख लेते हैं। पहले हमने आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव देखा है ना, और यूनियन जो है आपका लेजिस्लेचर देखा, फिर यूनियन जुडिशरी देखा। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव को देख लेते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव 152 में जो है आपका शुरू होता है और 237 तक खत्म हो जाता है स्टेट के जितने भी प्रोविजन है। तो 153 में जो है, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर आता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आ जाता है, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो 153 से शुरू करते हैं। वैसे यहां से कम सवाल आते हैं, ज्यादातर यूनियन से ज्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी एक हम प्लेनरी लीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, 153 में क्या है? 153 में आपका जो है वो बात करता है कि गवर्नर के बारे में बात करता है, और बात ये करता है कि एक पर्सन जो है वो 2 स्टेट्स का भी गवर्नर हो सकता है। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है ये बात कही गई कि जो है एक ही व्यक्ति 2 स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। वैसे तो कहा गया कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, बट आफ्टर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 ये कर दिया गया कि एक व्यक्ति 2 स्टेट का गवर्नर भी हो सकता है। ठीक है, कई बार हुआ है। चलिए, 154, आर्टिकल 154 में क्या बात हो रही है? आर्टिकल 154 में सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा हम यूनियन में देखते हैं, वैसे ही आपका वहां पर प्रेसिडेंट है, यहाँ पर गवर्नर है। कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम हाथ के हाथ बताते चलेंगे, बाकी आर्टिकल आपको याद रखने हैं। ठीक है, 153 में गवर्नर होगा और एक आदमी 2 स्टेट का गवर्नर बन सकता है। 154 में क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट जो है वो वेस्ट करेंगे गवर्नर के अंदर। जैसे वहां पर हमने 53 में देखा था कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द, किसमें वेस्टेड करेंगे? प्रेसिडेंट। यहां पर क्या है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। ठीक है, और वहां पर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड जो था स्टेट का वो कौन था? प्रेसिडेंट था यूनियन में। यहां पर स्टेट में कौन होगा? गवर्नर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज जो अलग है आपका गवर्नर की, वो ये है कि गवर्नर इज ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, वहां पर प्रेसिडेंट को जो हम देखते थे वो एड एंड एडवाइस पे काम करता था, बट यहां पर क्या है? गवर्नर जो है वो एजेंट कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसका डुअल रोल है एक तरीके से, ये कह सकते हो। कौन अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर का? आर्टिकल 155 कहता है कि गवर्नमेंट का गवर्नर जो है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है ये
इलेक्टेड किया जाता है और ना ही जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है जैसे प्रेसिडेंट को करते हैं, बस प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, देखते होंगे आप, एक प्रेसिडेंट जो है, एक लिस्ट आती है कि भाई ये लोग गवर्नर बन गए, इलेक्शन थोड़ी ना होता है, ना लोग उसे चुनते हैं, ना इनडायरेक्टली जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वैसा भी इलेक्शन नहीं होता। होता है बताओ? तो ना तो गवर्नर का डायरेक्टली इलेक्शन होता है ना ही इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 155, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि हरगोविंद वर्सेस रघुकुल में क्या है कि गवर्नर जो है ना वो एम्प्लॉय नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। गवर्नर जो है वो एम्प्लॉय नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट एन एम्प्लॉय अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिस है गवर्नर का, एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, और ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं गवर्नर की? जो क्वालिफिकेशन है, एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट किया जाना चाहिए। ठीक है, 157 जो है आर्टिकल 157 इसके बारे में बात करता है, क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर के बारे में बात करता है, सिटीजन होना चाहिए और 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। अच्छा, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर क्या है कि इसका जो है वैसे तो 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन बट इट इज सब्जेक्ट टू द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है तब तक ये जो है ऑफिस होल्ड करता है। वैसे तो इसका कार्यकाल जो अगर देखेंगे आप तो 5 ईयर्स है। ठीक है, चलिए, रिजाइन किसे करेगा? प्रेसिडेंट को रिजाइन करेगा। ठीक है, और जब तक ऑफिस होल्ड करेगा जब तक कि उसका सक्सेसर ना आ जाए। कोई ग्राउंड जिस पे गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जिस पे गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि गवर्नर होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, गवर्नर जो है उसका कोई रिमूवल का ग्राउंड नहीं है, जैसे हमने देखा था जो प्रेसिडेंट है उसका तो ग्राउंड है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर करेगा तो ग्राउंड है कि वो उसको रिमूव कर दिया सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा। गवर्नर का एज सच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज सच कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, आर्टिकल 158 के क्या क्या कंडीशन होंगी? पहला, मेंबर नहीं होगा किसी भी हाउस का, अगर मेंबर है तो वो वैकेट माना जाएगा। वही सब चीजें जो होती हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा, और उसकी जो इमोल्यूमेंट्स हैं और जो अलाउंसेस हैं वो डिमिनिश नहीं होंगे ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो ये चीज समझ में आ रही है? गवर्नर के बारे में समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसको सिर्फ आर्टिकल्स आप देखते रहिए, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट वो मैं बता दूंगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ध्यान रखिएगा 1956, ये इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान जो है 2 स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। वही ओथ अफर्मेशन सेम आर्टिकल, बस ध्यान रखना है 159, पावर ऑफ ग्रांट पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंस बता चुके हैं कि डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता गवर्नर, प्रेसिडेंट दे सकता है। गवर्नर सिर्फ स्टेट लॉज पर ही वो कर सकता है। इसका जो पावर है, पार्डनिंग पावर 161 के तहत जो पार्डनिंग पावर है गवर्नर की, वो इट एक्सटेंड टू द स्टेट लॉज ओनली, यूनियन लॉज पर एप्लीकेबल नहीं है, जबकि वहां पर है। तीसरी जो डिफरेंस हमने बताया था मिलिट्री वाले केस में बताएगा, मिलिट्री जो लॉज होंगे, मार्शल लॉज जो होंगे, जो वहां पे पनिशमेंट होगा उसके रिगार्डिंग अगर डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है तो वो पार्डन नहीं कर सकता गवर्नर, जबकि प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट किस में करेगा? आर्टिकल 72 में। ठीक है, ध्यान रखना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जब हम पढ़ा रहे थे तब भी हमने ये बात बताई थी कि गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 213 में है और वहां पर प्रेसिडेंट की 123। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सेम ऐसी पावर है गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कि जब जब रिसेस ऑफ पार्लियामेंट होगा, यानी कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा, तब दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, गवर्नर कभी भी जो है प्रोमलगेट नहीं करेगा ऑर्डिनेंसेस को जब तक कि वो इंस्ट्रक्शन ना मिले उसे प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन देगा तब तक नहीं होगा, यानी कि प्रीवियस सेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरी है। चलिए, अब आइए चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे हम देख रहे थे आपका आर्टिकल 74 देखा था हमने, आर्टिकल 75 देखा था हमने, है ना? तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स के बारे में है नहीं है?
तो यहाँ पर भी ऐसे ही चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो हमने पहले बताया गवर्नर क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, और चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसमें हेल्ड करते हैं, चीफ मिनिस्टर में, जिसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। यानी कि चीफ मिनिस्टर की जो पावर है, वो पोजीशन है, वो कैसे है, एनालॉगस है, यानी कि सेम टाइप की मानी जाएगी, रिजेंबल करती है पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर, ठीक है। अच्छा, कैसे अपॉइंटमेंट होगा चीफ मिनिस्टर का? चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो है होगा वो होगा आपका गवर्नर के द्वारा होगा, ठीक है। वहां पर क्या है, जब आप वहां पे देख रहे थे आपका प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग, तो प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर है, ठीक है। ऐसे ही वहां पर अदर मिनिस्टर्स को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर था वहां पर, लेकिन यहाँ पर गवर्नर विद द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जरूरी है, प्रेसिडेंट करेगा, यहाँ पर स्टेट में गवर्नर करेगा चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, अदर मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट में, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें क्या है, ट्राइबल वेलफेयर के साथ साथ जो है वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल क्लास शेड्यूल ट्राइब का एक अलग से मिनिस्ट्री इंचार्ज बनाया जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 164 को ध्यान में रखिएगा। 163 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। 163 क्या कह रहा है, जैसे हमने देखा था कि भाई प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को कौन एड एंड एडवाइस करेगा, ये जो है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को सेंटर पर। यहाँ पर गवर्नर को कौन एड एंड एडवाइस करेगा, यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे स्टेट्स के, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया आपको थोड़ा बहुत? वैसे ऐसे ज्यादा इससे सवाल आते नहीं है, बस आप चीफ जस्टिस का देख लेना, गवर्नर का देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमने वहां पर देखा था स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, वहां पर क्या था कि भाई 79 में हमने देखा था पार्लियामेंट कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, ठीक है। तो हमने दो चीज बताई थी, पहला बताया था बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज अपर हाउस राज्यसभा एंड लोअर हाउस लोकसभा, दोनों के बारे में बात की थी, वो तो होंगे, प्लस प्रेसिडेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में जब बात आ रही है तो वो आर्टिकल 168 में है, जबकि सेंटर के बारे में जब बात आ रही थी तो कहां पर था वो, 79। हाँ 79 में जो है आपके ये बात आ रही है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर, वहां पर भी जो सेम बात हो रही थी वो यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है। क्या है, देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर विच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर तो होगा ही होगा, प्लस इन स्टेट्स में क्या है, दो हाउसेस होंगे। कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये मैंने एक आपका वो बना दिया है आपके समझने के लिए, क्या नाम है आपका, एक कोड बना दिया है। देयर आर 6 स्टेट्स जहां पर 2 हाउसेस होंगे और बाकी स्टेट्स में जो है वो एक हाउस होगा। तो जो 6 स्टेट्स हैं उनका आप अगर याद करना चाहें तो एबी के स्कूल है एमयू में, उसको याद कर सकते हैं। एबी के एमटीयू, यानी कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर एबी के एमटीयू यानी कि 6 स्टेट्स आपके ऐसे हैं जहां पर 2 जो है हाउसेस होंगे, बाकी के हाउसेस में क्या होगा, एक हाउस होगा, ठीक है। बाकी के स्टेट्स में क्या होगा, एक हाउस होगा। क्लियर है ये चीज? 2 हाउसेस का मतलब समझ रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इट इज एनालॉगस टू लोकसभा जो होता है, हाउस ऑफ द पीपल की तरह है लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, राज्यसभा का जैसे आपका सेंटर में होता है, ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी जो है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो स्टेट में 2 हाउसेज होते हैं, और जब हम 168 देखेंगे तो आपका 79, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर 2 हाउसेज हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। वो 6 स्टेट क्या है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका है, ठीक है, और महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, और अपना यूपी है, ठीक है। चलिए, देयर आर 6 स्टेट जहां पर 2 हाउसेज है, और
एक ऐसा, और बाकी के स्टेट्स में सिर्फ एक हाउसेज है, ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया? 6 स्टेट वाले समझ में आए? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, 6 2 हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाकी में क्या है, एक ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। चलिए, अबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, ठीक है, कुछ में अबोलिशन किया सकता है, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा अबोलिश कर सकती है और क्रिएट भी कर सकती है, किसी में अबोलिश कर सकती है, किसी में क्रिएट भी कर सकती है। ये लॉ जो है पार्लियामेंट जो है लॉ बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा कर सकता है। कौन सा आर्टिकल है? 169। 6 तो ये हैं, और भी अगर इन 6 में से किसी को अबोलिश करना है तब भी लॉ के द्वारा बनाया जाएगा, अगर किसी को क्रिएट करना है तब भी लॉ के द्वारा बनाया जाएगा। चलिए, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जब हम वहां पर पढ़ लेते हैं आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपोजिशन में पढ़ लेते, तो यानी कि लोकसभा का जब कंपोजिशन पढ़ेंगे आप, वहां पर कंपोजिशन ऑफ लोकसभा कहां पर है? आर्टिकल 81, मैंने यहाँ पर लिख रखा है आर्टिकल 81 जो है किसके रिगार्डिंग है? ये रिगार्डिंग है आपका कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के। आर्टिकल 81 जो है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा के रिगार्डिंग है और कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 170 के रिगार्डिंग है, ठीक है। चलिए, वहां पर हमने जो लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखी थी वो क्या देखी थी? 530 जो है वो स्टेट्स के से इलेक्ट होके आएंगे और 20 मैक्सिमम, नॉट मोर देन 530 स्टेट्स है, नॉट मोर देन 20 यूनियन टेरिटरीज से। तो कितना था मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा अंडर आर्टिकल 81? कितना था? 550। यहां पर क्या है, इस नंबर्स को जरूर याद रखिएगा। अंडर आर्टिकल 170 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 तो मैक्सिमम हो सकता है, किसी भी असेंबली में जो है 500 से ज्यादा नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे, है ना, नॉट लेस देन 60 मेंबर्स होंगे और 500 से ज्यादा, नॉट मोर देन 500। जैसे यूपी है, बहुत बड़ा स्टेट है, 403 दिखे आई थिंक मेरे ख्याल में, 403 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है। तो ये समझ में आया? 500 से ज्यादा नहीं होगा, 60 से कम नहीं होंगी, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब आ जाइए कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब राज्यसभा का कंपोजिशन पढ़ लेते हैं हम आर्टिकल 80 में, इसी तरीके से आपका स्टेट लेवल पर जो है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैंने बताया था देयर आर 6 स्टेट जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। कौन कौन से हैं वो दोबारा याद रख लीजिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिनमें सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ और जो है आपका वो भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है। चलिए, तो 171 में जो है आपका कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कैसे इनका कंपोजिशन कैसे होगा? 1/3 जो है शेल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है, 1/3 मेंबर से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे ये, ठीक है। 171 क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल शेल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो 1/3 मेंबर्स हैं उससे ज्यादा नहीं होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अब ये जो वो जो है आपके काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो कैसे उनका चुनाव किया जाएगा, कैसे जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, कैसे उनका इलेक्शन होगा, तो ये यहाँ पर दे रखा है। The total number of members in the legislative council of a state shall in no case be less than 40। 40 मेंबर से कम नहीं हो सकते, किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 मेंबर से कम नहीं हो सकते। इसलिए आप देखेंगे जो आंध्र प्रदेश है, जो बिहार है, जो कर्नाटका है, जो आपका महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और यूपी है, ये स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ज्यादा वो हैं, क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। क्योंकि शुरू में ही हमने पढ़ा था कि 1/3 से ज्यादा नहीं होगा, अगर किसी में 100 ही है तो वहां 33 हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, तो वो 40 का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होगा। ये 40 का क्राइटेरिया जो है नॉट शेल नॉट इन केस बी लेस देन 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जितने भी मेंबर्स होंगे वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे? 1/3 तो अपॉइंट किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे
इलेक्टोरेट्स जो कंसिस्ट करेंगे किससे, म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल अथॉरिटीज से। 1/3 मेंबर ऐसे होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्ट किए जाएंगे इलेक्टोरेट के द्वारा, जो म्यूनिसिपैलिटी से संबंध रखते होंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से होंगे और अदर लोकल अथॉरिटीज के मेंबर होंगे। ठीक है। दूसरा 1/12 ऐसे होंगे जो इलेक्टोरेट होंगे जो 3 इयर्स ग्रेजुएट होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से या 3 साल की क्वालिफिकेशन पजेस करते होंगे, 3 साल वाली क्वालिफिकेशन पजेस करते होंगे। 1/3 तो इलेक्ट किए जाएंगे किसके द्वारा, इलेक्टोरेट्स के द्वारा। कौन होंगे वो इलेक्टोरेट्स, मेंबर हो सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, मेंबर हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के और अदर लोकल अथॉरिटीज के। 1/12 ऐसे मेंबर होंगे इलेक्ट किए जाएंगे जो इलेक्टोरेट कौन कंसिस्ट करेगा, वोटर्स कौन होंगे उनके, 3 ईयर ग्रेजुएट्स होंगे, 3 इयर्स इन पोजीशन ऑफ क्वालिफिकेशन के होंगे। ठीक है, दो चीज हो गई। तीसरा 1/12 ऐसे होंगे जो एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ, जो उनके इलेक्ट, जो 1/12 अपॉइंट करेंगे ना, जो इनको इलेक्ट करेंगे 1/12 को, उनके इलेक्टोरेट कैसे होंगे, यानी कि वोटर्स उनके कौन वोट करेगा उनको, तो ये वोट करने वाले होंगे उनका एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और जो टीचिंग करा रहे हो वो नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन दैट ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन जो है उससे नीचे ना हो, उससे ऊपर ही हो। ठीक है, तो पहला 1/3 जो अपॉइंट होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, यानी कि वोट कौन डालेगा उनको, मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटी। फिर 1/12 अपॉइंट होंगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा, उनको वो वोट लोग वोट डालेंगे जिनके पास 3 इयर्स ग्रेजुएट्स हो, है ना, या 3 इयर्स ग्रेजुएट प्रवेश करते हो क्वालिफिकेशन को। फिर तीसरे में क्या है कि 1/12 वो अपॉइंट होंगे जो उनको कौन जो है इलेक्ट करेगा, यानी कि इलेक्टोरेट्स जो होंगे, वोटर्स जो होंगे, उनको जो वोट डालेंगे वो कौन होंगे, वो लोग होंगे जिनको 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होगा, टीचिंग एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, यानी कि उनका जो स्टैंडर्ड हो, जो पढ़ा रहे हो जहां पर, वो सेकेंडरी स्कूल से भी ज्यादा आगे पढ़ा रहे हो, यानी कि सीनियर सेकेंडरी पढ़ा रहे हो। ठीक है, या आपका किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हो, ठीक है, उनका वोट काउंट होगा। अब 1/3 जो बचे वो कैसे इलेक्ट होंगे, 1/3 जो है वो असेंबली के, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो होंगे, है ना, 1/3 शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे 1/3 वो इलेक्ट करेंगे, बाकी के नॉमिनेट करेंगे। तो 1/3 तो आपका कौन इलेक्ट करेगा, मेंबर इलेक्ट करेंगे। आपका कौन मेंबर होंगे, वो मेंबर आपके हो सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, म्यूनिसिपैलिटी के और अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर लोकल अथॉरिटी के। अब 1/12 जो होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा, जिनके पास 3 इयर्स कोर्स जो होगा, ग्रेजुएशन कोर्स जो होगा, वो वोट डालेंगे और उनको इलेक्ट करेंगे। अब 1/12 और लोग होंगे जिनको अपॉइंट किया जाएगा, वो कैसे होंगे कि जो उनके उन्हें जो वोट करेंगे, जो उन्हें इलेक्ट करने के लिए, वो कैसे होंगे कि वो उनके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा। अब 1/3 और अपॉइंट होंगे, इलेक्ट किए जाएंगे, वो कैसे इलेक्ट होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इलेक्ट करेगी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं है उनमें से। बाकी का जो बचे लोग होंगे, यानी कि 1/6 बचे ना, अब 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए, 1/3 1/3 2/3 प्लस 1/6, तो कितना बचा, 1/6 और बचा। तो 1/6 जो है वो रिमाइंडर किसके द्वारा किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा। जैसे हमने देखा था, कहां पर देखा था, राज्यसभा में देखा था, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को, ऐसे यहाँ पर नॉमिनेट करेगा गवर्नर, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। वही चार, यहाँ पर 5 चीजें, कोऑपरेटिव मूवमेंट भी जोड़ रखा है यहाँ पर। ठीक है, वहां पर क्या था, लिटरेचर थी, साइंस थी, आर्ट थी, सोशल सर्विस थी, तो ये सारी चीजें थी। तो ये समझ में आया आपको? हेलो, अच्छा, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। चलिए ध्यान रखना, 1/3 कौन अपॉइंट करेगा, 1/3 जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट वाले अपॉइंट करेंगे, म्यूनिसिपैलिटी वाले। 1/12 3 इयर्स ग्रेजुएट, 1/12 3 इयर्स टीचिंग, और 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर नहीं है, और बाकी के नॉमिनेट किए जाएंगे। चलिए
ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, सेम वही जो हमने आर्टिकल 83 में जो हम बात कर रहे थे, आर्टिकल 83 में उसी तरीके से आपका लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की जो ड्यूरेशन होगी, स्टेट असेंबली की जो ड्यूरेशन हो, जो ड्यूरेशन होगी वो कितनी होगी, वहां पर जो है हमने 83 में देखा लोकसभा की ड्यूरेशन के बारे में, यहाँ पर हम 172 में देख रहे हैं 5 ईयर्स होगी फर्स्ट मीटिंग से, वहां पर भी ऐसा ही था। वहां पर भी अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी थी तो 1 साल तक बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने, उसके बाद 6 महीने के ज्यादा बाद नहीं बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर भी वही सेम है, पीरियड एक्सीड कर दिया जाएगा 1 ईयर तक, लेकिन उसके बाद किसी भी केस में 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ा जाएगा जब प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट हो जाती है। ठीक है, वहां पर भी हमने देखा था कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है वो जो है आपका, हमने देखा था कि वो जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट, वो डिसॉल्व नहीं होगा, परमानेंट हाउस है। यहाँ पर भी काउंसिल जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, काउंसिल ऑफ स्टेट का डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, ये क्या है, एक परमानेंट हाउस है। ठीक है, वही वहां पर जैसे वहां पर होता था हर 1/3 हर 2 ईयर्स में 1/3 लोग रिटायर होते थे, सेम यहाँ पर भी 1/3 लोग रिटायर होंगे एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये समझ में आया, ड्यूरेशन समझ में आया आपको? चलिए, क्वालिफिकेशन ऑफ द फॉर द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा मेंबर्स का? ठीक है, वही सेम सेम सी क्वालिफिकेशन है जैसे हमने वहां पर देखा था, सिटीजन होना चाहिए, ओथ ऑफ फॉर्मेशन लेगा 3rd शेड्यूल में, 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि वहां पर 25 साल लोकसभा के लिए, यहाँ पर भी 25 साल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, वहां पर 30 साल राज्यसभा के लिए, यहाँ पर 30 साल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ध्यान में रखना, इसलिए मैंने लिख रखा है सेम क्वालिफिकेशन है, कोई अलग क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो बस सिर्फ आर्टिकल ध्यान रखना, 173 वहां पर 84 है। क्लियर है ये? 84 और 173 ऐसे करके ध्यान रखना, जब भी 84 पढ़ो उसके ऊपर 173 लिख लो, जब भी 173 पढ़ो उसके ऊपर 84 लिख लो। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। हमने वहां पर देखा था स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का जो प्रोविजंस है लेजिस्लेटिव असेंबली का, कहां पर था, वो 93 में था, यहाँ पर 178 में है, सिर्फ ध्यान रखना है। वहां पर चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन का जो सेंटर में था 89 में था, यहाँ पर 182 में, ध्यान रखना सिर्फ। ठीक है, तो ये क्लियर है, समझ में आया? चलिए, अब आ जाते हैं स्टेट जुडिशरी के बारे में। देखिए 124 में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की, और 214 में हम क्या है, हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे कि किस, हर स्टेट का जो है, ज्यादातर स्टेट्स का जो है एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन आर्टिकल 231 क्या कहता है कि पार्लियामेंट लॉ के द्वारा कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है, 2 स्टेट्स का एक हाई कोर्ट, 2 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट, 2 स्टेट हो या 1 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी का एक हाई कोर्ट। ठीक है, तो वैसे तो हर स्टेट का देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, लेकिन क्या है, 231 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो है 2 स्टेट्स का एक हाई कोर्ट बना सकता है, या 2 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज के साथ एक हाई कोर्ट बना सकता है, जिसे कॉमन हाई कोर्ट कहा जाएगा। ठीक है, जब हम 129 पढ़ लेते तो हमने बताया था 215 यानी कि 215 में जो है हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। जब 129 पढ़ो तो 215 साथ में पढ़ो, जब 215 पढ़ो तो 129 साथ में पढ़ो। ठीक है, 129 215, ठीक है, ध्यान रखना। 216 में क्या है आपका, एवरी हाई कोर्ट विल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस द प्रेसिडेंट। वहां पर क्या था, हमने देखा था 124 में देखा था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा चीफ जस्टिस और अदर जजेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम सेम बात कही जा रही है 216 में, आर्टिकल 216 में ये बात कही जा रही है, वहां पर 124 में ये बात कही जा रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, कैसे अपॉइंटमेंट होगा हाई कोर्ट जजेस का? ठीक है, 217 जब आर्टिकल 217 देखेंगे आप तो उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में बात की जा रही है, इसको ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
ये जो है इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 217 217 जो है वो इंपोर्टेंट आर्टिकल है। क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, प्रेसिडेंट करेगा, और चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट जो होगा वो कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे हमने वो कॉलेजियम वाला पढ़ा था ना, सेम वही होगा। जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर गाइडलाइंस एप्लीकेबल थी, वही हाई कोर्ट के जजेस पे भी एप्लीकेबल होंगी, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज और ध्यान रखना, एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट भी है, गवर्नर ऑफ द स्टेट भी है यहाँ पर, एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है। वहां पर गवर्नर ऑफ द स्टेट है नहीं है ना, वहां पर प्रेसिडेंट है और चीफ जस्टिस प्लस प्लूरलिटी ऑफ जजेस से होगा अपॉइंटमेंट, कॉलेजियम करेगा। यहाँ पर एक एडिशनल चीज ध्यान में रखिएगा, बस ये जो गवर्नर है इसको भी शामिल किया गया है। वही अपॉइंटमेंट के जो केसेस थे हमने बताया था, संकल चंद वाला केस जो बताया था, एसपी गुप्ता वाला केस बताया था, फिर एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाला जो केस बताया था, री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला केस बताया था, फिर दूसरा एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वाला 2015 जिसमें एनजेएसी को डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, ठीक है, वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो वही कॉलेजियम सिस्टम को रिवाइव किया था, ठीक है। तो वही इसी में अप्लाई होगा हाई कोर्ट के जज में। एक चीज ध्यान में रखिएगा, गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए, रिजाइन कैसे होगा, प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकता है, वही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रेजिग्नेशन होता है, सेम दो ही ग्राउंड 124 क्लॉज 4 मैनर में होगा, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दो ग्राउंड थे मैंने पहले बताया, वही यहाँ पर होगा। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट हमने बताया था, उनकी एज सुप्रीम कोर्ट जजेस की 65 ईयर्स बताई थी, यहाँ पर इनका रिटायरमेंट जो है वो 62 ईयर्स में हो जाएगा, ठीक है। ओथ, ओथ कैसे दिलाई जाएगी, आर्टिकल 219 के तहत ओथ दिलाई जाएगी इनको, ठीक है। कौन दिलाएगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट इन्हें ओथ दिलाएगा। क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन जो है वो आपका सिटीजन होना चाहिए, 10 ईयर्स ऑफ जुडिशियल ऑफिसर हो या 10 ईयर्स ऑफ एडवोकेट हो, ठीक है। चलिए इसको भी देख लीजिएगा, जो क्वालिफिकेशन है ये इनको देख लीजिएगा, 10 ईयर्स ऑफ जुडिशियल ऑफिसर या 10 ईयर्स ऑफ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। चलिए, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स। अब हाई कोर्ट की पावर जो है इशू करने की रिट्स, हमने पहले ही बताया था, यहाँ पर मेनली 5 रिट्स के बारे में बात की गई थी। हम जब 32 पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जो हाई कोर्ट की पावर है अंडर आर्टिकल 226 इज वाइडर देन द पावर अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। जो हाई कोर्ट की पावर है 226 की वो वाइडर है, क्योंकि ये जो फॉर एनी अदर पर्पस वर्ड आ रहा है ना, फॉर एनी अदर पर्पस, तो फॉर एनी अदर पर्पस जो है ये वर्ड जो है, इसकी वजह से ये जो है पावर ज्यादा है, यानी कि लीगल रेमेडी भी, लीगल राइट के लिए भी आप अंडर आर्टिकल 226 में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। क्लियर है ये बात, क्लियर है। ये समझ में आया, आर्टिकल 226 वाइडर पावर है 32 के मुकाबले में, क्योंकि फॉर एनी अदर पर्पस यानी लीगल राइट के तहत भी हम जा सकते हैं। समझ में आया, थक गए क्या। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, आज इसको खत्म करते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा बचेगा बाकी, एक क्लास और ले लेंगे, उसमें आपका जो जो मेन मेन चीजें होंगी बता देंगे। चलिए तो 5 तरह की रिट हमने बात की है। हैवियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी, जब भी किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया जाएगा तो क्या होगा, हैवियस कॉर्पस इशू की जाएगी। मैंडामस, बी कमांड के नाम से जानते हैं, पब्लिक अथॉरिटी को कुछ करने, टू डू और टू फॉरबियर, नॉट टू डू, कुछ करने के लिए वो दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, क्या क्या इजेंशियल्स होंगे, लीगल और स्टेट्यूटरी ड्यूटी होनी चाहिए, दूसरा रिप्रेजेंटेशन बिफोर द अथॉरिटी होना चाहिए, और ड्यूटी जो हो फेल्ड हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना। और ड्यूटी जो हो कैसी हो, मैंडेटरी नेचर की हो, डिस्क्रिशनरी नेचर की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, अगर डिस्क्रिशनरी नेचर की ड्यूटी होगी तो मैंडमस लाई नहीं करेगा। हैवियस कॉर्पस में क्या है, यू मे हैव द बॉडी, डिटेन कर लिया इलीगली, हैवियस कॉर्पस। मैंडमस, पब्लिक ड्यूटी थी, फेल हो गया, तो उसको करवाने के लिए या उसको रोकने के लिए, जो आपकी पब्लिक ड्यूटी नहीं थी उसको रोकने के लिए
आपकी पब्लिक ड्यूटी थी, आप फेल हो गए उसको करवाने के लिए, मैंडेटरी ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन जो है, प्रोहिबिशन और सर्जरी दोनों सिस्टर रेट कहा जाता है इनको एक दूसरे को। प्रोहिबिशन क्या है कि सुपीरियर कोर्ट जो है प्रिवेंट करेगा इंफीरियर कोर्ट को कि वो अपना जो जुरिडिक्शन है उससे एक्सीड ना करें, ठीक है। और सर्जरी जो है क्वेश्चन कर देगा किसी भी ऑर्डर को जो कि सुपीरियर ऑर्डर, सुपीरियर कोर्ट जो है वो इंफीरियर कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश्चन कर देगा, किस ग्राउंड पर कि उसने एक्सरसाइज किया जुडिशियल फंक्शन को जो ज्यादा था, इन एक्सेस में या अब्यूज में। क्या क्या ग्राउंड्स है? वांट ऑफ जुडिक्शन, वांट ऑफ जुडिक्शन मतलब उसके पास जुडिक्शन नहीं था। दूसरा एक्सेस ऑफ जुडिक्शन, जुडिक्शन था लेकिन ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ऐसी ऐसी जो है एरर थी जो साफ जाहिर हो रही थी ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, पहले ही बार में फर्स्ट इंप्रेशन में पता चल जा रहा था कि ये जो है एरर है। तीसरा मटेरियल इरेगुलरिटी, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग में इस ग्राउंड्स पर जो है सर्जरी दी जाएगी। सर्जरी और प्रोहिबिशन सिस्टर रेट है, प्रोहिबिशन को बिफोर द जजमेंट के बाद और सर्जरी को आफ्टर द जजमेंट के बाद दिया जाता है। क्यू वारंटो बाई वॉट अथॉरिटी, बाई वॉट अथॉरिटी का मतलब अगर कोई इंसान कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है और इलीगली पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है तो ये सर्जरी रेट जो है आपका जो है इशू की जाएगी। अब आ जाइए पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। आर्टिकल 227 जो है वो सुपरिटेंडेंस के बारे में बात करता है, ठीक है, कि भाई सुपरिटेंडेंस होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई कॉल फॉर रिटर्न कर सकता है किसी भी रिकॉर्ड को, ठीक है, इशू कर सकता है, जनरल रूल्स प्रेस्क्राइब कर सकता है, ये फॉर्म्स होंगे, ये एंट्रीज होंगी, ये अकाउंट होंगे, ठीक है। एक केस हुआ था झारखंड वर्सेस सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रिट पिटीशन है 226(7) के अंदर जुडिशियल ऑर्डर की मेंटेनेबल है, ना कि 226 के जुडिशियल ऑर्डर की जो चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुपरिटेंडेंस की पावर है किसके पास, ऑल कोर्ट्स के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए थोड़ा सा जो कुछ कुछ और आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। आर्टिकल 220 क्या है? आर्टिकल 220 के बारे में बात करता है कि कोई भी पर्सन परमानेंट जज का ऑफिस, मतलब कोई भी अगर कोई भी जज है, ठीक है, परमानेंट जज है, तो वो उस कोर्ट के, उस हाई कोर्ट के समक्ष जो है प्लीड नहीं कर सकता। कहां पर करेगा? सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है या किसी और हाई कोर्ट में, ठीक है। आर्टिकल 221, आर्टिकल 221 क्या कह रहा है? सैलरीज अलाउंस के बारे में। जैसे हमने आर्टिकल 125 देखा था सुप्रीम कोर्ट का सैलरी अलाउंसेस के बारे में था, ऐसे आर्टिकल 221 सैलरी अलाउंसेस के बारे में। आर्टिकल 222, आर्टिकल 222 क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट जो है सीजीआई के कंसल्टेशन से जो है एक जज को दूसरे एक जज को जो है ट्रांसफर कर दूसरे हाई कोर्ट में। ऐसे ही 223 जो है आपका, जो हमने आर्टिकल 126 देखा था अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस, वो 223 है। 224 एडिशनल जजेस और एक्टिंग जजेस के बारे में 2 साल से ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखना, नॉट एक्सीडिंग 2 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 224, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 224, ये याद कर लिएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 224A सिमिलर है आर्टिकल 128 से। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग ऑफ द हाई कोर्ट, 224A। सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपका 233 में क्या है? गवर्नर जो है स्टेट के कंसल्टेशन में हाई कोर्ट के में जुडिक्शन एक्सरसाइज करेगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट के में डिस्ट्रिक्ट जज का प्रमोशन हो, पोस्टिंग हो, अपॉइंटमेंट हो, 233 बात करता है। 234 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन डिस्ट्रिक्ट जज के अदर देन। यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है। यहाँ पर अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो कैसे होगा? कंसल्टेशन विद द SPSC यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट किया जाएगा। आर्टिकल 235 में कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट सबऑर्डिनेट देयरटू, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल दे रखे हैं, किसमें होगा कंट्रोल? हाई कोर्ट में वेस्ट करेगा। और ये एक आर्टिकल और ध्यान रखना, आर्टिकल 236 जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज का एक्सप्रेशन डील किया गया। कोई कहना डिस्ट्रिक्ट जज कहां पर डिफाइन है, इंटरप्रेट कहां पर किया गया? आर्टिकल 236, ठीक है। तो ये क्लियर समझ में आया आप लोगों को? चलिए
तो कुछ आर्टिकल रह गए हैं, उसको हम देख लेंगे, एक क्लास और ले लेंगे आपकी, ठीक है। जैसे हम बता रहे थे आपको, कुछ आप आर्टिकल जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे 265 आर्टिकल ध्यान में रखिए, 266, 267, 263, ठीक है, 280। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, 299, 300, 301 और 315 है यूपीएससी, वो ध्यान में रखिएगा। फंक्शंस ऑफ यूपीएससी 320, वो ध्यान में रखिएगा। 327 ध्यान में रखिएगा। 324 ध्यान में रखिएगा। 326 एडल्ट सफरेज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह कल एक एक क्लास लेंगे, बाकी उसमें आपको बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपकी क्लास होगी क्या आगे कोई? जी कांटेक्ट किया सर। काशिफ भाई लेंगे? काशिफ शायद अली भाई लेंगे। जी, क्लास होगी कॉन्ट्रैक्ट की आपकी? जी भाई। काशिफ भाई तो अभी आए नहीं है मेरे ख्याल में। काशिफ भाई नहीं लेंगे। अली भाई लेंगे? जी। चलो ठीक है, तो बंद करते हैं फिर इसको। समझ में आया आप लोगों को?